There is psychotherapist, there is psychologist, there is psychiatrist and people are confused. मेरी जो आसान डेफिनेशन है जब भी कोई मुझसे पूछता है, तो जो गोली वाला डॉक्टर है साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट दोनों टॉक थेरेपी देते हैं. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हाउ डू यू मूव आउट? मेरी अपने पार्टनर से जो अटैचमेंट होगी वो कैसी होगी वो बचपन में तय हो जाता है. पेरेंटिंग को सीरियसली लें. हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स बचपन में बनते हैं. अटैचमेंट एंग्शियस भी होती है, सिक्योर भी होती है, अवॉइडेंट भी होती है. आपकी जिंदगी में कोई भी डिसीजन हमेशा के लिए नहीं होता. जेनजी से सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी कि हम कितना स्ट्रेस ले रहे होते हैं. ये गलत डिसीजन ना लें. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी अराउंड कि हमारा हर डिसीजन गलत नहीं हो सकता. सो वी कैन मेक रॉन्ग डिसीजन. कोई एक हाउस वाइफ है, किस लिए आपके पास आ सकती है? रिलेशनशिप्स का मसला लेकर आती हैं, जॉइंट फैमिली का मसला लेकर आती हैं, बच्चों का मसला लेकर आती हैं. डिप्रेशन में लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है. बहुत मॉडरेट हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है. फिर उनको समझ आता है कि जब नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही या जब फिजिकल जब उसके सिम्टम्स आते हैं तब उनको समझ आती है. बेसिकली यू लूज पर्पस ऑफ लाइफ इन डिप्रेशन. यू बिकम सो नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ कि मैंने क्या किया है पूरी ज़िंदगी में. यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर. जिसको ये लगता है ना कि मुझे थेरेपी में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको थेरेपी में जाना चाहिए. ख़वातीन जो हमारी है ना, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से वो होते हुए देखी हैं और वो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं. ऑनेस्टली आई थॉट आई डोंट नीड थेरेपी. यू मेकिंग मी फील लाइक गोइंग फॉर थेरेपी नाउ कि क्या मुझे भी अपने बारे में क्या नई चीज़ें पता चले. और तुम एक लाइन में बताओ ना थेरेपी क्या है. आई मेट माई सेल्फ इन थेरेपी. यू मीट योर सेल्फ इन थेरेपी. यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन थेरेपी. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. This is first one of our new series which is going to be about women, health, relationships, financial advice. मर्द भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें कुछ अरसे में जाके. सो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें अदर देन जस्ट सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ एंड दिस इज़ the first podcast of that very series, and I have with me today Iram Rahman, who's a dentist but not practicing. She's a mother of 2. She's a life coach and she's a trainee psychotherapist also. वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे. उनका अपना एक पॉडकास्ट भी है विच इज़ चाय चैट विद इरम. तो हमारी उनसे मुलाकात हुई. मुझे उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी. देयर इज़ अ लॉट दैट आई थॉट वी कुड स्पीक अबाउट. शी कैन टेल अस व्हाट इज़ अ लाइफ कोच, व्हाई डू वी नीड अ लाइफ कोच. एंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि किस पॉइंट पे हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमें थेरेपी की ज़रूरत है. दो शी इज़ ओनली ट्रेनी राइट नाउ, बट दिसंबर में वो ग्रेजुएट करेंगी. वील फाइंड आउट मोर अबाउट हर. How has she graduated, where has she graduated from, and वो इस जगह पे कैसे पहुंची. So आज इरम से मिलते हैं और कुछ relationships के बारे में, Gen Z के क्या issues हैं उसके बारे में, and why do we need to go for therapy. इन टॉपिक्स पे कुछ हम गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक. एंड मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितने सवाल हैं ना जो मेरे जहन में आ रहे हैं और उसमें भी मुझे समझ नहीं आती कि कौन से सवाल मेंशन करूँ नहीं करूँ इंट्रो में. एंड आई वाज लाइक अच्छा ऐसी बातें बोलो कि लोगों को इंटरेस्ट हो कि हाँ. सो आप वॉच करते हैं इंटरव्यू, आपको इसमें बहुत आज इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड आई फील द सेगमेंट साउंड रियली गुड और आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज योर फर्स्ट गेस्ट. सो इंशाल्लाह विल ट्राई टू ऐसा हम आपको कंटेंट दें जिससे आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर सीखेंगे. और सबसे मज़े की बात ये कि इस्लामाबाद में होती हैं जो इनके फैंस हैं जो इनको जानते हैं ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे कराची विज़िट करने आई हुई हैं. सो आई वाज लाइक कि चलें इनको पकड़ लेते हैं और इनसे हम कुछ बात करते हैं क्योंकि मुझे ना माशाल्लाह से अब इस साइट पे लाइक बहुत से लोग थेरेपी और साइकोलॉजी या इसकी तरफ जा रहे हैं. एंड दे आर वेरी देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान. लेकिन मुझे जो आपकी चीज़ एक दो अच्छी लगी वो मुझे ना थोड़ा जो पर्सनल टच आ रहा है. एंड जैसे हिजाब के बारे में आपने बात की और एक और चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इट्स ओके इफ़ यू आर मैरिड एंड यू डू नॉट कुक एंड यू हायर समबडी, जो बहुत से लोग कर भी रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग. क्योंकि वो करके मैंने सोचा, मैंने कहा हाँ बहुत से लोगों के घर पकाने के लिए तो शेफ़ आता है या घर में जो हेल्पर होती है वो बनाती है, बट फिर भी वो है कि अच्छा देयर इज़ गिल्ट. एंड ऑल्सो आई फील कि वो जो पहले दादियाँ और हमारी अम्मियाँ जो वो हैं उनके लिए अभी भी टिक मार्क आपकी एक्सेलेंस में तभी होता है या आपकी परफॉर्मेंस में अच्छा तभी होता है जब आप खाना भी बनाती हो खुद और घर में झाड़ू करके कपड़े भी तय करती हो. आई डोंट नो, आई फाइंड दैट हैपनिंग तो मुझे इस तरह के जो आपके कॉन्वर्सेशनल पॉइंट्स थे वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, बहुत रेलिवेंट लगे टू अ वैरायटी ऑफ एज ग्रुप्स. सो दैट्स व्हाई यू आर हियर एंड लेट्स स्टार्ट. तो लाइफ कोच क्या होता है और लाइफ कोच
को, किसकी ज़रूरत हो सकती है, कौन लाइफ कोच के पास जाए, लाइफ कोच कैसे आपकी मदद करते हैं? लाइफ कोच ही होता है, देखिए सबसे पहले कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर चुकी हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, विल टॉक टेक योर एग्जांपल। उसके बाद आपको ये हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको कैसे करूँ, ठीक है। यू नो इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी योर पेरेंटिंग का कुछ है, गोल्स डिफाइंड है कि अच्छा मुझे बच्चे पे शाउट नहीं करना, मुझे अपनी साइकिल ब्रेक करनी है, अब समझ नहीं आ रहा। अब उसमें ये होता है कि मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, अब मुझे लगता है कि अच्छा इनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो फिर मैं उनको रेफ़र कर देती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट डील विद किसी को अगर क्लिनिकल डिप्रेशन या अल्लाह ना करे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, अगर कुछ माइनर है और कुछ ये है कि डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं वहाँ कंफ्यूजन क्लियर करनी है, गोल सेटिंग में मैं क्लियर हेल्प कर करना सकती है, हूँ, कम्युनिकेशन में मसला है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लोग आते हैं कि अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस कम है या मैंने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो मुझे उसमें डर लगता है, ये वो, तो उसमें और कुछ लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो गोल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो बाहर तो करियर काउंसलिंग भी होती है कि आप उनके पास चले जाएं, वो आपको बताएंगे कि अच्छा ये दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, दीज आर योर वीक एरियाज, तो वो कह लो कि वो लेवल 1 है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप उनके पास चले जाएं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, जो मैं आपको कह रही थी ना कि लोग अगर 2 ऑप्शंस दिए जाए ना तो लोग कोच के पास चले जाएंगे लेकिन थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे। सो थेरेपी वर्सेस लाइफ कोच ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन लाइफ कोच का जो टाइटल है वो लोगों को ज़्यादा कंफर्ट देता है, कंफर्ट भी करता है और सिमिलर नहीं होती। थेरेपी में थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती है, लाइफ कोच का टूल्स एंड वो टेक्निक्स अलग होती है। थेरेपी इज़ मोर यू नो, थेरेपी में भी अब जो हम डिस्कस कर रहे थे, देयर इज़ साइकोथेरेपिस्ट, देयर इज़ साइकोलॉजिस्ट, देयर इज़ साइकियाट्रिस्ट एंड पीपल आर कंफ्यूज्ड कि अच्छा हम किसके पास जाएं। तो जो साइकियाट्रिस्ट है, मेरी जो आसान डेफिनेशन है जब भी कोई मुझसे पूछता है, वो गोली वाला डॉक्टर होता है। और गोली यानी कि बहुत पाकिस्तान में आज भी ये है कि दवा नहीं लेनी, लेकिन डिप्रेशन में देखें दवा की ज़रूरत होती है। हम इफ़ इट्स माइल्ड, इफ़ इट्स समथिंग वेरी बिल्कुल अभी शुरू हुआ है और आपको समझ आ गई है कि ओके दिस इज़ डिप्रेशन में लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है, बहुत मॉडरेट हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, फिर उनको समझ आता है कि जब नींद नहीं आ रही या जब भूख नहीं लग रही या जब फिज़िकल जब उसके सिम्टम्स आते हैं तब उनको समझ आती है। तो जो गोली वाला डॉक्टर है वो साइकियाट्रिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट दोनों टॉक थेरेपी देते हैं। अब टॉक थेरेपी में ज़्यादा जो साइकोथेरेपिस्ट है उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती है। आई एम ट्रेनिंग एज ए साइकोथेरेपिस्ट। अब मैं ह्यूमनिस्टिक साइकोथेरेपी कर रही हूँ, उसमें वी आर मोर फोकस्ड ऑन एम्पैथी, कनेक्शन एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग यू एज अ पर्सन कि मैं तुम्हें किस तरह फिर तुम्हारी नीड्स के हिसाब से केटर करके ट्रीट करूं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो अगेन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के, अगर किसी को डिप्रेशन ज़्यादा है या कुछ है तो, और लेकिन उसको टॉक थेरेपी चाहिए, दवा नहीं चाहिए, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। बट हम सब रेफ़र कर देते हैं। अगर मुझे लगेगा कि अच्छा ये क्लाइंट को ज़रूरत है तो फिर इवन व्हेन आई एम गिविंग देम, मैं थेरेपिस्ट की तरह भी काम कर रही हूँ तो आई विल रेफर देम टू अ साइकोथेरेपिस्ट। ओके, बिकॉज मैं जितने लोगों से मिलती हूँ, जेन जी के जितने लड़की लड़कियाँ होते हैं, कंफ्यूजन है उन लोगों के जहन में। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर एक लड़का या लड़की है अराउंड 20s, ठीक है, तो उसमें किन जगहों पे लाइफ कोच उनकी हेल्प कर सकता है? एंड यू कैन टेल मी, करियर डिसाइड करने में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हो सकता है, अगर उनको मेंटल कुछ हेल्थ इश्यूज हों तो फिर लाइफ कोच। मेंटल हेल्थ में हो सकता है। देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज तो होते हैं, एंग्जाइटी भी थोड़ी थोड़ी लोगों को होती है, स्ट्रेस भी होता है, तो लेकिन अगर ये है कि जब आप किसी के पास भी जाएं, सबसे पहले तो ये कि आप जाएं। इफ़ यू थिंक कि यू आर नॉट फीलिंग ओके, थेरेपिस्ट के पास जाने पे लोग पूछते हैं हम कब जाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि अब नाउ इज़ द टाइम। जैसे एक सवाल भी था कि वो ओवरथिंकिंग है या वो है, तो जाएं एंड देन डिसाइड, एक्सपीरियंस इट, क्या हो जाएगा। आप अपने आप से कहें ओके आई विल टेक 3 सेशंस एंड देन आई विल डिसाइड। ओके, सो मेरी कंफ्यूजन है, अच्छा हम इस पे आते हैं, पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर एक लड़का लड़की है तो डीलिंग विद फ्रेंड्स में भी लाइफ कोच, रिलेशनशिप्स, आपकी फ्रेंडशिप्स, आपकी हर चीज़ में देखिए वो वही करेगा कि आपके जो भी गोल्स हैं, आपको लाइफ में जहाँ भी आप फंस रहे हैं, कंफ्यूजन है, फीलिंग ऑफ स्टकनेस है कि अच्छा मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा, बार आई एम इन सर्कल्स, या समझ भी नहीं आ रही किसको कैसे हैंडल करूं, तो लाइफ कोच इज समबडी यू कैन गो टू। इफ वी कम टू a housewife, so what are the things that she can get help with? मेरे मिक्स क्लाइंट्स हैं, मेरे जेनजी भी हैं, मेरी ख़वातीन मेरी बहुत माशाल्लाह आती हैं क्लाइंट बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट मेक्स मी रियली हैप्पी दैट दे आर एबल टू
अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि ये सही नहीं हो रहा या मुझे इसको ठीक करना है। ये जो अवेयरनेस है ना, ये भी अल्लाह ताला सबको नहीं देते। सही बात है। तो ये अक्ल और अवेयरनेस भी हमारी ख़वातीन में आ रही है ना, तो मैं इसमें भी बड़ी खुश होती हूँ कि चलो देर एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे मेरे साथ कुछ हो रहा है और मुझे इसको ठीक करना है। सो मतलब मैं सोचूं एज अ हाउस वाइफ, कोई एक हाउस वाइफ है तो वो क्या किस लिए आपके पास आ सकती है? देखिए, एक तो ये है कि हमारी हाउस वाइफ्स जो हैं वो रिलेशनशिप्स का मसला लेकर आती हैं, जॉइंट फैमिली का मसला लेकर आती हैं, बच्चों का मसला लेकर आती हैं और उनकी अपनी जो ग्रोथ, अपनी सेल्फ इस्टीम, अपना सेल्फ डाउट अगर प्रैक्टिस करनी थी लाइफ में, डॉक्टर ज़्यादा जिस तरह बनना करनी थी, फिर कर नहीं सके, करियर नहीं बना, अच्छा अपना करियर छोड़ दिया, अपनी मर्ज़ी से छोड़ा या बच्चों के लिए छोड़ा, जो भी हुआ उसका एक ग्रीफ होता है। सो देयर इज़ अ लॉट। लाइफ हाउस वाइफ्स तो पूरा पैकेज होती है ना कि उनके पास हर एरियाज़ को वो केटर कर रही होती हैं। तो वो ऑल्सो वुड यू से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जो कहते हैं एम्प्टी नेस्ट, एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑल्सो लाइफ कोच कैन हेल्प यू फाइंड अ डायरेक्शन कि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आपके पास फारिग टाइम बहुत ज़्यादा है, अब कोई नहीं जिसका होमवर्क कराएं, जिसके यू नो इश्यूज़ हैंडल करें या कपड़े नहीं हुए, तो आपको एकदम से ये भी बहुत एक इशू होता है। तो मे बी दैट्स ऑल्सो सम टाइम वेयर यू कैन मीट अ लाइफ कोच। दैट्स ऑल्सो, मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में कभी भी ये फील हो रहा है ना, देखिए एक तो हमारी ज़िंदगी में आप मुझे बताएं राबिया, कितनी स्पेसेस हैं जो जजमेंट फ्री हैं कि जहाँ आप जाएंगी और आपका जो दिल चाह रहा है, यू कैन बी योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। कितने लोग हैं हमें जो वो सेफ स्पेस देते हैं वेयर यू कैन बी योर सेल्फ। सो दैट्स योर सेफ स्पेस, वेदर इट्स थेरेपी, वेदर इट्स गोइंग टू अ लाइफ कोच, यू कैन टॉक विद एन ओपन हार्ट। कितनी बातें होती हैं जो हम अपने शौहर से भी नहीं करते, कितनी बातें होती हैं जो हम अपनी माँ से भी नहीं कर सकते कि वो परेशान होंगी। सो यू नो, जब आपको समझ नहीं आता कि यार मैं बात किससे करूँ, तो अपने आप से बात करने के लिए भी ना मुझे अपनी, आई एम इन थेरेपी सिंस 2 years बिकॉज इट्स मैंडेटरी व्हेन यू आर बिकमिंग अ थेरेपिस्ट, यू हैव टू बी इन थेरेपिस्ट। क्योंकि आप अगर खुद कहते हैं बीमार है तो आप दूसरों को कैसे शिफा दे सकते हैं। सो इट्स मैंडेटरी टू बी इन थेरेपी। और जो 2 साल की मेरी ग्रोथ है और जो मेरा कनेक्शन है विद माई सेल्फ, वो शायद पिछले 30 सालों में नहीं था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमें क्या चाहिए। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ चाहिए तो नाउ आई आस्क माई सेल्फ, क्या ये वाकई मुझे चाहिए या ये मुझे सिखाया गया है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। आई एम नॉट अ वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन। और बिफोर थेरेपी मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव टू यू नो मेंटेन अ सर्टेन इमेज, बट नाउ देयर इज़ नो बर्डन। आई कैन जस्ट वॉक इन पजामाज एनीवेयर आई वांट, आई कैन बी माई सेल्फ, आई हैव नो नीड फॉर पीपल टू लाइक मी। मुझे 0% फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है। ये जो वैलिडेशन की नीड है ना, ये जो भूख है, ये जो क्रेविंग है कि हम जहाँ जा रहे हैं हम अपना मार्क छोड़ कर आएँ, ठीक है, यू नो यू वांट टू, मुझे ये होता है कि ठीक है मेरी हाइजीन ठीक हो, मैं साफ़ कपड़ों में जाऊँ, वो एक तरीका अलग है। लेकिन ये जो हम भाग रहे हैं, जो मैं हसल की बात कर रही थी कि लेटेस्ट बैग हो, लेटेस्ट फ़ोन हो, लेटेस्ट कपड़े हों, तो ये अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज़ करना कि या दूसरों के लिए कर रहा है, और फिर अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपने आप से पूछें कि ये मेरी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है या सिर्फ स्ट्रेस ही ऐड कर रहा है। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये एबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस आपको थेरेपी के थ्रू है, थेरेपी ने आपके अंदर ये सब डाल। बट क्या ऐसा हुआ कि एक नेचुरल प्रोसेस था जिस तरफ आप ये गई, या आपके जहन में कुछ गोल्स थे थ्रू थेरेपी जिधर आप ये अचीव करना चाह रही थी? एक तो ये था कि मैंने ये पढ़ना शुरू किया थेरेपी बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एंड देन आई वॉन्टेड टू हेल्प पीपल। देखिए जब एक चीज़ होती है ना कि मेरे साथ हो गई, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता थी, अब मैंने अपने बच्चों को नहीं करना, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मैं कहती हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मुझे, आई स्टिल रिमेंबर राबिया व्हेन आई मेड माई पेज, माई ओन फ्रेंड्स एंड यू नो जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग थे वो कहते थे कि तुम क्या कर लोगी 4 बातें करके या ये पेज बना के, या मेरे 500 फॉलोअर्स होते थे कि 500 लोग से 2 लाख प्लस 500 लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे। मैंने कहा 500 में से 50 भी सुन लेंगे ना, लेकिन मैं कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड उस ज़माने में मुझे याद पड़ता नहीं थी। मैं कहती थी 50 लोग भी सुन लेना और उनमें से 50 में से 5 माई भी अपने बच्चों को मारना छोड़ दे तो मैं समझूंगी मेरा काम हो गया। एंड आई वॉज़ वेरी पॉजिटिव कि एक दिन ये आएगा इंशाल्लाह कि जब लोग इस बात को समझेंगे कि अगर हम मार रहे हैं बच्चों पे, चीख रहे हैं, तो ये गलत कर रहे हैं। इसको कॉन्फिडेंटली ओन नहीं करेंगे कि हमारी औलाद है तो हम जो चाहे करते रहें, जो पाकिस्तानी सिस्टम है।
सो आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर हेयर फाइनली कि लोग इस बात को गलत करके गलत समझते हैं। जब मुझे मदर्स मैसेज करती हैं दैट आई एम वेरी गिल्टी कि मैंने ये किया है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था अपने बच्चों के साथ ऑल दीज ईयर्स एंड आई रियली वांट टू रिपेयर माय रिलेशनशिप, तो इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि वो आ रहा है चेंज, सटल आ रहा है, सुकून से आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो जब मैंने वो करना शुरू किया, फिर मैंने जब थेरेपी पढ़ना शुरू किया, उसमें मैंडेटरी था थेरेपी। ऑनेस्टली आई थॉट आई डोंट नीड थेरेपी। मैं बहुत मेकिंग मी फील लाइक गोइंग फॉर थेरेपी नाउ कि क्या मुझे भी अपने बारे में क्या नई चीज़ें पता चले। और आई वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, वो मैं अभी भी हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में क्या मसला है और ये स्टबर्ननेस क्या, मुझे तो सब पता है, वो मुझे क्या बता देंगे थेरेपी में ऐसा जो मुझे नहीं पता। पर जब आप जाते हो ना, एक अगर मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊँ ना थेरेपी क्या है, आई मेट माई सेल्फ इन थेरेपी। यू मीट योर सेल्फ इन थेरेपी, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ इन थेरेपी। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि अच्छा मैं ये करती हूँ तो मैं ये क्यों करती हूँ और मैं ये कब से कर रही हूँ और मुझे किसने कहा था ये करने को। ख़ासकर ये ख़वातीन की हमने बात करके शुरू किया ना, तो ख़वातीन जो हमारी है ना, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से वो होते हुए देखी हैं और वो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन हमें लगता है सही है क्योंकि हमारे बड़े ऐसे करते आए हैं, हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी नानी ऐसे करती थी, तो हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं। ऑल्सो आपका सक्सेस उससे मेजर होता है ना, ये भी तो है। और अभी जो हमने आप सफाई की बात की और खाने की बात की, आप कुछ भी कर लें, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यू विल नॉट बी अ कंप्लीट पर्सन इन द आईज ऑफ द माशरा हियर इन पाकिस्तान। वही वाली बात है। हाँ, अब आपका कपल कितना भी स्ट्रांग हो जाए, इफ़ यू डोंट हैव अ किड यू आर नॉट कंप्लीट। सो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हालांकि वो दोनों मियाँ बीवी खुश हो सकते हैं आपस में, दे माइट हैव एक्सेप्टेड दिस कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन माशरा उनको नहीं खुश रहने देगा। देखिए ये भी तो चीज़ है ना। तो यही तो मैं बता रही हूँ कि थेरेपी यही तो कमाल करती है। ओके, मैंने क्या कहा अभी पहली बात कि अब मुझे लोगों की राय से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा स्टैंडर्ड अल्लाह है कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो मेरे पास अल्लाह ताला ने कुरान दिया ना, मेरे पास किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, हमारे ख़ानदान में क्या होता है, ये सब स्कैम है, ये हमारी ब्लड लाइन है, ये हमारे उसूल हैं, ये हमारे तरीके हैं, ये हम इस तरह करते हैं, ये हम इस तरह। आप लोग कौन हैं और आप लोगों ने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है अपने लिए और क्यों डिफ़ाइन किया हुआ है? हम सब मुसलमानों के पास एक चीज़ है और मेरा तो वही है, मैंने अगर कुछ चेक करना है सही और गलत तो मैंने वहाँ से चेक करना है, और उसके बाद मैं किसी की कोई उल्टी सीधी क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड्स पे अब मैं नहीं मानती। वरना दे पेरेंट्स हैव अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ गिल्ट ट्रैपिंग यू, कि वो गिल्ट ट्रैप करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारा घर सही नहीं है, सही नहीं क्या होता है, अगर मेरे बच्चे छोटे हैं, इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट कि मेरे बच्चों का जो रूम है ना, इट्स देयर सेफ स्पेस एंड देयर लिटिल साइंटिस्ट। मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि दे कैन डू वट एवर दे वांट। आप आपके पास कमरा नहीं है ना, आप कोना डेडिकेट कर दें, लेकिन उनको वहाँ फ्री बर्ड्स की तरह रहने दें, उनको डिक्टेट ना करें कि दीवार पे नहीं लिखो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो मैंने ना एक वॉल बनाई हुई थी जहाँ बच्चे पेंट करते थे, लिखते थे, वो डेडिकेटेड थी फॉर दैट। और मेरे बच्चे एक बार पेंट करते तो मुझे इतना क्रिटिसिज्म आया कि आप दीवारों पे पेंट करवा रही हैं और ये लगा रही हैं वीडियो, आप क्या प्रमोट कर, गंदगी। मैंने कहा पहली बात तो ये कि आई डोंट सी इट एज गंद, और दूसरी बात ये कि क्या ऑब्सेशन है हमारा सफाई से। आपके बच्चे छोटे हैं, आपका घर क्लटर्ड रहेगा, मैसी रहेगा, and why can't we just accept it? We're just constantly resisting it. रेजिस्टेंस से हमें परेशानी नहीं आप तो बहुत एलियन कॉन्सेप्ट की बात कर रही हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सलीकम अच्छी औरत कौन है? जिसका घर साफ है, जिसके बच्चे साफ हैं, उसके अंदर बवाल मचा हुआ है, उसके अंदर जंग चल रही है। मैंने अपने टेड टॉक में ये बात बोली थी कि जब जो बच्चे की माँ होती है ना, उसकी पहली दरसगाह होती है, तो जब दरसगाह में जंग चल रही है तो माशरे में अमन कैसे आएगा? और हमारी माएँ आप उठा के देखें, उनके अंदर क्या क्या जंगें चल रही हैं। बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए? बच्चों को क्यों मारना है? पहले अगर नहीं सुन रहे, ढीठ हैं, बात नहीं सुन रहे, और आई फील दैट यू नो आई डोंट फील, आई मीन एक तो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ, इट्स एक्सेप्टेबल यू नो, लेकिन अब खैर बहुत चेंज हो गया है। मुझे लगता है नए पेरेंट्स जो हैं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ फेकनेस। आई हैव सीन पेरेंट्स जो बाहर नो डार्लिंग डोंट डू दैट, और फिर गाड़ी में जाकर जो कॉन्वर्जेशंस और वही सब कुछ। एक तो ये आई डोंट नो आप मुझे इतना ओपनली ये बोलना चाहिए या नहीं, बट लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट व्हेन यू कांट बी योरसेल्फ। लाइक मुझे लगता है कि जितना जेन्युइन हो कि जितने जो दिस इज़ माय ओपिनियन, पीपल कैन डिसएग्री, कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है दोस्तों।
लोग ऐसे हो जाते हैं कि बस बंदूक और हम छुरे निकाल दें, किसने ये बात कैसे करी। तो नहीं, मतलब आप डिसएग्री कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। जो एलीट्स है ना, उनका एक अलग मसला है कि उन्होंने बच्चे मेड्स पे छोड़ दिया है। मेड्स, एक ड्राइवर है, एक मेड है, वो पूरा बच्चा पालते हैं। वो तैयार भी करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, टेक केयर करेंगे। माँ कहाँ है, या वो काम कर रही है, ठीक है काम करे बिल्कुल, या फिर वो अपनी किटी पार्टी पर है। और जो मिडिल क्लास हैं बेचारे, या वो हैं, वो बेचारी माएँ हमारी जॉइंट फैमिली के मसलों में उलझी हुई हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, बर्तन धो रही हैं, खाने पका रही हैं। पर दोनों जगह निगलेक्ट और अब्यूज़ बच्चों के साथ ही हो रहा है। वो सारा मलबा उन्हीं पे गिरता है। अब मारना क्यों नहीं चाहिए। देखो, मैं जो हूँ ना, अपने बच्चे की दुनिया हूँ एज अ मदर। जब बच्चा छोटा है, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, अर्ली ईयर्स की बात कर रहे हैं। जब मैंने उसको मारा तो मैंने उसको ये सिखाया कि जब तक तुम मेरे बताए हुए या मेरे पसंदीदा बिहेवियर पर हो, जब तक तुम मेरे लिए काबिल मोहब्बत हो, और जब तुम उससे डाइवर्ट होते हो तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। और दूसरा मैंने क्या सिखाया उसको कि पीपल हु लव यू दे कैन हर्ट यू। फिर वो अपने फ्यूचर रिलेशनशिप, जो मेरा रिलेशनशिप है ना मेरे बच्चे के साथ, वो रिफ्लेक्शन है उसके फ्यूचर रिलेशनशिप्स का। फिर मैंने उसको क्या सिखाया, इट इज़ ओके टू गेट अब्यूज्ड। वो बंदा प्यार तो कर रहा है ना तुमसे। अगर मेरी बेटी है तो वो क्या सीखेगी कि ठीक है मारता है तो प्यार भी तो करता है। और बेटा सीखेगा कि मैं प्यार तो करता हूँ, मार सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसी डेविल्स एडवोकेट प्ले करूँ, तो इतने सालों से परवरिश हो रही है, मेरा आप भी सही निकल आए। हम सही निकले। नहीं, I want to take a moment here. हम सही निकले। I'm not saying I'm not taking a verdict. I'm having a discussion. ये बहुत common, ताकि लोग जो कहें राबिया, ये कोई मेरे पास हर हफ्ते ये कमेंट आता है तो ये क्या पढ़ा सिखा रहे हैं आप लोग। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आपसे ये, but I'm saying if for people who would say that, what would you say to them? ये मुझे 100 सवाल आते हैं हर हफ्ते कि हम भी तो ठीक निकले, हमारे साथ क्या मसला है, हम भी तो ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आप अडल्ट हैं और आपको लगता है कि एक औरत पे या एक बच्चे पर हाथ उठाना इज़ ओके, तो आर यू ओके? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि आपको वाकई लगता है आप ठीक हैं? हमारी जनरेशन से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किसी के हैं? हर दूसरे बंदे को एंजाइटी है, हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन है, सुसाइड रेट कहाँ जा रहा है, सुसाइड रेट कहाँ जा रहा है। और जेन ज़ी क्यों ऐसी है? क्योंकि वो यही तरबियत यही हुई है उनके साथ। अब बदल रही हैं चीज़ें, तो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी कैन होप बेटर। तो आप, हमें पता ही नहीं, मैंने यही कहा ना कि मेरी मुलाकात मुझसे 30 साल बाद हुई कि मैं इरम है कौन, इरम चाहती क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या बुरा लगता है। एक तो पूरी ज़िंदगी भी हम डिस्कवर नहीं करते अपने आप को, फिर शादी हो जाती है तो कांस्टेंट वही सिखाया जाता है कि यू हैव टू एडजस्ट इन देयर हाउस। तो इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट की थी। एक लड़की है, वो अपना शहर छोड़ के जा रही है, माँ बाप छोड़ के जा रही है, बहन भाई छोड़ के जा रही है, अपने दोस्त छोड़ के जा रही है, उसी को, और हर बंदा उससे कह रहा है कि तुमने जाके एडजस्ट करना है। उस बॉय से क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा कि वो नई लड़की आएगी? अब तो चलो फिर भी कोई कह रहा है, लाइक 10 years, आई एम मैरिड सिंस 10 years। तो उस टाइम पे मेरा नहीं ख्याल किसी एक ने भी मेरे शौहर को भी एडवाइस दी होगी कि यार उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना, या वो तो ऑलरेडी इतना बड़ा एडजस्टमेंट कर रही है कि सब कुछ छोड़ कर आ रही है। ठीक है भाई, इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन, बट स्टिल कि एक बंदा जो उस पर सारी जिम्मेदारी हम क्यों डाल देते हैं? दो लोगों की जिम्मेदारी है ना। हम अपने बॉयज़ को कितना ट्रेन करते हैं औरतों के हिसाब से, बेसिक अकल भी नहीं उनको होती कि क्या। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह है लोगों को, लेकिन 10 years बैक कौन किसी शादी की तैयारी भी लड़की करे, बच्चे हो रहे हैं उसकी तैयारी भी लड़की करे, बच्चों की परवरिश की तैयारी भी लड़की करे, लड़के क्या करेंगे? सो आपके हस्बैंड किस तरह आपको इस सारे में सपोर्ट करते हैं? बिकॉज आपकी जो इतनी रेवोल्यूशनरी टाइप की थिंकिंग है कैन नॉट हैपन विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड। सो जब आपने शुरू में आइडियाज़ देना शुरू किया कि अच्छा बच्चे को नहीं मारना, या ये कि मैं इस तरह सोचती हूँ कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप में, एंड मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, मेरी वीडियोज़ आएंगी, सब कुछ होगा, बिल्कुल, हाउ डिड इट ऑल वर्क आउट? इफ यू वुड लाइक टू शेयर। हाँ, सबसे पहले तो ये कि ये इसके बगैर तो ये हो नहीं सकता था ना। मैं आई एम अ पंजाबी, आई वाज रेज्ड इन अ जॉइंट फैमिली, और मैं हमेशा, मैंने अपने टेड टॉक में भी ये बात की थी, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दिस। हम उस ख़ानदान से हैं कि हमारे गांव में ना लड़कियों को बात करने की इजाज़त नहीं है, ओपिनियन देना दूर की बात है। और मैं टेड टॉक्स दे कर आती हूँ, एंड माई हस्बैंड मेड इट पॉसिबल। एक तो अल्लाह,
and then my husband made it possible for me कि he went against the norms. Okay. And जिस दिन मैंने अपनी पहली पॉडकास्ट की थी ना और मैं कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मैं जाके कैसे बात करूँगी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो ही टोल्ड मी कि अभी तो तुमने टेड टॉक्स देनी है. तो ही वॉज एबल टू सी इन मी व्हाट आई वाज नॉट एबल टू सी इन माई सेल्फ. तो इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल विदाउट योर पार्टनर सपोर्ट. और दूसरी बात ये कि ही अंडरस्टैंड्स कि मेरी नीयत क्या है, ही अंडरस्टैंड्स. और फिर जब उसके लिए सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे टॉक पे जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, मकसद पे फोकस होता है ना कि मैं किस लिए कर रही हूँ. मुझे कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है फेमस होने का. एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हु आई एम, वेरेवर आई एम, वॉट एवर आई एम. मेरी सिर्फ एक इंटेंशन होती है, वही वाली बात कि जो मैंने सीख लिया है ना वो मैं लोगों को सिखा दूँ. रही बात पेरेंटिंग की, तो अक्सर वो मजाक में कहते थे कि ये लड़का है ना, उसको मेरा जो बेटा है 8 साल का, कभी, और वो बहुत, जब आप पॉजिटिव तरीके से बच्चे पालते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल बच्चे होते हैं, क्योंकि हमें उन बच्चों की आदत नहीं होती जो डिसएग्री करें, जो आपको क्वेश्चन करें, जिससे अगर आप आवाज़ ऊंची करके बात करें तो वो भी आवाज़ ऊंची करके बात करें, तो वो आपको बहुत ट्रिगर करता है. क्योंकि हमें तो आदत ही उन बच्चों की है ना जो रोबोट्स की तरह होते हैं. यहाँ बैठ जाओ, ये खा लो. अच्छा बच्चा क्या होता है? जो फर्मा बरदार होता है. और सबसे ट्रॉमा जिसके अंदर लोड हुआ हुआ होता है ना, वो अच्छा बच्चा होता है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने अपनी मर्ज़ी और खुशी से कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने माँ बाप की मर्ज़ी और खुशी से किया. और मैंने एक जगह ये बात की कि फर्मा बरदार औलाद सबसे ज़्यादा सफ़र करती है. एंड आई कांट टेल यू कि इससे कितने माँ बाप ट्रिगर हुए कि आप क्या सिखा रही हैं कि वो ना फर्मा बरदारी करें. मैं ये सिखा रही हूँ कि अपनी औलाद की इज़्ज़त करें और उसकी भी मर्ज़ी और खुशी का ख्याल कर लें. सो डू यू थिंक कि औलाद का कोई फ़र्ज़ होता है माँ बाप की तरफ? बिल्कुल. या माँ बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सेप्ट किड्स एज दे आर? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं एक जान को दुनिया में लेकर आई हूँ जिसने मुझे नहीं कहा कि मुझे पैदा करो. मैंने अपनी मर्ज़ी खुशी से एक बच्चे के बारे में सोचा, उसको मैं दुनिया में लेकर आया. जो मैं बात हमेशा कहती हूँ, दे डोंट ओ यू एनीथिंग, योर किड्स डोंट ओ यू एनीथिंग, इट वॉज़ योर डिसीजन. आपने अपने जॉइंट फैमिली को खुश करने के लिए किया, अपने हस्बैंड को, लोग अपनी शादी पक्की करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं. एक ट्रोमेटिक शादी है, वो चल नहीं रही है, अब मशवरा आया जी बच्चा पैदा कर लो, उसमें एक वो ऐड कर लिया. आप खुद तंग हैं, आपका शौहर तंग है, उस बच्चे की क्या तरबियत होगी. और दूसरी बात ये देखो राबिया, मैं अपनी मर्ज़ी से बच्चा लाई हूँ और मुझ पर अल्लाह ने ज़िम्मेदारी रखी है ना कि मैंने उनकी तालीम भी करनी है, मैंने उनकी तरबियत भी करनी है, मैंने उनको प्रोवाइड भी करना है. प्रोवाइडिंग क्या होता है? कपड़ा, खाना, बेसिक्स उसके सर पे छत है, ठीक है. उसके बाद ये है कि मैं उसकी तालीम देख रही हूँ, उसके बाद ये है कि मैं उसकी तरबियत कर रही हूँ. अब उसके क्या फ़राइज़ हैं? जब मैं, मतलब जो पेरेंट्स कहते हैं, हमारा गिव एंड टेक सिस्टम है. मैंने क्योंकि तुम्हें बेसिक्स दिए हैं, खाना, कपड़ा और छत, अब तुम ये सब कुछ मुझे वापस करो. तो वाई आर वी सो सेल्फिश एज पेरेंट्स? और आप अपने ओल्ड एज के लिए क्यों नहीं प्लान करते अभी अपनी इस ज़िंदगी में? मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रही जो ऑलरेडी ओल्ड हैं, बट मैं इस जनरेशन की बात कर रही हूँ कि वी ऑलरेडी नो कि आजकल के ज़माने में एक मिडिल क्लास इंसान को देखें, वो अपनी बीवी बच्चे पाल ले, बहुत बड़ी बात है. वो कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करें? अब मैं ये नहीं कह रही कि उसको नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए, बट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो दैट वी प्लान फॉर आवर फ्यूचर. हमारी बच्चे हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी आखिरत की इन्वेस्टमेंट नहीं बनाते. हम उनको दुनिया की इन्वेस्टमेंट बनाते हैं कि मैंने तुम्हें खिलाया, अब तुम मुझे खिलाओ. लेकिन अगर हम इस तरीके से सोचें और इस तरीके से चलें, अगेन थिंकिंग द सेम थिंग, तो हमारा जो माशरे का बेसिक यूनिट है, जो स्ट्रक्चर है फैमिली का, वो ही टूट जाएगा. फिर हम तो वेस्ट की तरफ चले जाएंगे, जिधर मशरूम फैमिलीज़ हैं या इंडिविजुअल यूनिट्स हैं. तो येस, जहाँ जॉइंट फैमिली के और जहाँ ये फ़र्ज़ और ऑब्लिगेशंस के बहुत से नेगेटिव पहलू भी हैं, एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी मुझे लगता है कि आई ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. और मुझे लगता था जो पहले बड़े बूढ़े बोलते थे वो सही हैं, लेकिन अब ज़िंदगी के साथ कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो सही कहते थे, वो लोग जो नानी दादी ने बोला शायद वो सही था. तो मुझे ये होता है कि कहीं हम इस सारी कॉन्वर्सेशन में हम अपनी बेसिक स्ट्रक्चर जिसने हमें बांध के रखा है उसको तो नहीं छोड़ देंगे. फिर जो जनरेशन निकलेगी, क्या फिर हम उस पर रिग्रेट करेंगे? क्या हम कोई बैलेंस इसमें स्ट्राइक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमने कल्चर और रिलीजन को बहुत कंफ्यूज किया हुआ है. ठीक है, दीन में तो है ही नहीं कि साथ रहो, ये कल्चरल है. और आप जो कहती हैं ना कि जो हम समझते हैं कि जुड़ के रहना और मिल के रहना, शो मी वन जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पर बेटे और बहुएं और बच्चे खुश हैं. हर
सब तंग हैं एक दूसरे से, बट साथ रहना है। और क्यों रहना है, दे डोंट इवन नो, क्योंकि रहते आए हैं, चलते आए हैं। मेरी पहली जो एडवाइस अगर कोई लेना चाहे ना ज़िंदगी में, जो कुछ हो रहा है ना आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में, रसूमात के नाम पर, क्वेश्चन करें उनको, ये क्यों होता है, इससे हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो डिसकंटिन्यू कर दें। कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखें, उसको मिक्स ना करें। दीन में क्यों है सेपरेट फैमिली सिस्टम? अपनी बीवी को आप ज़्यादा नहीं दे सकते, एक किचन, एक वॉशरूम, एक कमरा अलग करके दें, क्योंकि वहीं जो एक औरत अलग रहती है ना, आप उसका माइंड चेक करें, और एक औरत जो जॉइंट फैमिली में रहती है, आप उसका दिमाग चेक करें। वो अपनी बेसिक्स में इतनी उलझी हुई होगी कि आज सास का मूड ऑफ है, आज नंद ने ये बोल दिया, आज उनके चाचा ने आना है, वो उसी में वो क्या अपनी ग्रोथ पे काम करेगी, या वो क्या अपने बच्चों को, और फिर वही बच्चे कल को बड़े होकर बोलते हैं अम्मा को तो कुछ पता ही नहीं है। इट्स अ ऑनगोइंग साइकिल जिसमें से औरत निकल ही नहीं पाती है। इट्स अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट हरसेल्फ, इट्स अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अपडेटेड। आजकल का जो एरा है ना, आपने 3-4 और चीज़ें डाल दी हैं मदर्स के उसमें कि वो अपने आप को, और वो छोड़ दें, बर्तन पड़े रहें रात को, सुबह धो लें। जो मैं जिससे हमने शुरू में बात की आपकी ये वीडियो जो मैं देखी थी, जिधर आपने बोला कि इट्स ओके टू हायर अ शेफ और समबडी एल्स टू कुक फॉर यू, और उसके लिए आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिसीजन कब लिया आपने, कैसे लिया, और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी 10 साल की शादी में मेरे पास 1 साल हुआ है जो मैंने रखा है कुकिंग के लिए हेल्प रखी है, बिकॉज वही राबिया, मैं तुम्हारी तरह ही थी कि जो दादी नानी सबने सिखाया है कि औरत जो होती है ना, उसका घर उसकी रिफ्लेक्शन होता है, या उसका किचन बिल्कुल होता है। तो मेरे घर आओ, माई हाउस रिफ्लेक्ट्स इरम, यू कैन टेल इट्स माई स्पेस। तो अपने घर को बिल्कुल अपने हिसाब से सजाएं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रखें, सब कुछ, बट ये अंडरस्टैंडिंग रखें कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये कि मैंने ख़ुद भी यही समझा कि मैं अगर खाना नहीं पकाऊंगी, और अगर मेरे शौहर मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाएगा, या मेरे बच्चे मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे, तो मैं एक बुरी बीवी और मैं एक बुरी माँ हूँ। बट आई एम डूइंग 10 अदर थिंग्स एंड आई एम मैनेजिंग कुकिंग। पहले तो मैं हाउस वाइफ थी, मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग 8 years ऑफ माई शादी। मैंने अभी पढ़ना शुरू किया, मैंने अभी पेज शुरू किया आफ्टर 8 years। उससे पहले आई वॉज जस्ट अ स्टे एट होम मदर एंड आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ, एंड वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन। मैं पढ़ती थी पेरेंटिंग, और मुझे पता था कि मेरे बच्चों के अर्ली ईयर्स हैं, और मैं 2 चीज़ें नहीं कर सकती। जो लोग करते हैं यार, हैट्स ऑफ टू यू, लेकिन मैं 8 से 9, 8 से लेके 6 बजे तक की नौकरी करके फिर घर पर आके मेरे पास तो वो एनर्जी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को देखूँ। तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं बच्चे ही देखूँगी, काम बाद में करूँगी, और फिर अल्लाह ताला ने बना दिया रास्ता। लेकिन मैं काम के साथ साथ कुकिंग मैनेज कर रही हूँ, और माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, उनके मील्स हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मैं ना वो जाना नहीं देती थी, मैंने उसको पकड़ के रखा हुआ था कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो फिर मैं कर क्या रही हूँ, और मैं कर क्या रही हूँ। तो एक बीवी का, फिर मैंने जब मैं वही थेरेपी में आके ना आप सवाल पूछने लगते हैं, देन आई आस्क्ड माय सेल्फ क्या सिर्फ बीवी का एक ही रूल है, कि जो कहते हैं ना कि अगर एक औरत खाना भी ना बनाए अपने शौहर के लिए तो उसका फ़ायदा क्या है। देन आई आस्क्ड माय सेल्फ क्या सिर्फ शौहर को खाना ही चाहिए होता है, या कंपेनियनशिप में सिर्फ यही है कि आप एक सुख दुख के साथी हैं, आपने एक ज़िंदगी बांटी है, आपने बच्चे शेयर करे हैं, आपके पास और 10 चीज़ें हैं टू बी देयर फॉर ईच अदर, इवन इफ़ खाना कोई और बना के रख दे, यू कैन शेयर द मील, यू कैन सिट इन पीस। और वो जो टाइम मैंने अपने शौहर के साथ स्पेंड करना है, वो मैं अब ज़्यादा इंटेंशन या फोकस के साथ कर लेती हूँ, बजाय ये कि मेरा एक टांग किचन में, एक इधर है, मैं उधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ, उधर भाग रही हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं उसमें से देखें कि क्या अनलर्न करने की ज़रूरत है, एंड इट केम विद अ लॉट ऑफ गिल्ट। और मैंने बहुत अरसे तक उसको क्लिंग करके रखा कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं एक मील कर लिया करूँगी, हम 2 दिन चला लेंगे खाना, मैं फ्रीज़ कर लूँगी। मैंने सारे ऑप्शंस नेविगेट करे, बट आई वाज वेरी रिलक्टेंट टू हायर समवन फॉर कुकिंग, बिकॉज इट वाज इन द पैटर्न कि औरत ने पकाना है, औरत ने खिलाना है, औरत ने सब कुछ करना है। अब उससे क्या हुआ, आई हैव अ हेल्पर, उसकी भी हेल्प हो रही है ना आपकी। आई एम वर्किंग नाउ, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग हर फैमिली। तो एक किसी को मैंने रख दिया है एंड आई कैन पे हर फॉर दैट, तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और मेरा जो टाइम, आई कैन बाय दैट टाइम ना, जो मेरे दिन के 3 घंटे वो मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ किसी को अपने बच्चों के साथ बैठ के रीडिंग कर लूँ। सो यू हैव टू पिक एंड चूज़। और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जो ये वाला टाइम होता है ना तरबियत का, मुझे लगता है जो बच्चों की फर्स्ट 10 years होता है ना, दे आर वेरी प्रेशियस, कि आपने बच्चों के पैटर्न्स बन रहे होते हैं। जैसे एक होता था ना वो जो जो पहले टेप्स में डालते थे कैसेट्स, और वो रिकॉर्ड कर लेते थे, वो मुझे लगता है रिकॉर्डिंग हो जाती है इन 10 साल, और फिर वही गाने चलते हैं जो आपने रिकॉर्ड कर दिए हैं।
सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हम क्या बात कर रहे हैं. लाइक ये ही बहुत अनलर्न करना ना. जैसे कॉन्वर्जेशंस क्या हो रही हैं, तो हमारे पेरेंट बहुत चिल्ड आउट थे बच्चे पालने में, लेकिन अगेन उनको पता नहीं था. हमें तो पता है ये चीज़ें कि अच्छा इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है. वो बैक बाइटिंग सीख रहे हैं, या वो मुझे देख रहे हैं कि मैं अपनी हेल्प से किस तरह बात कर रही हूँ, या मैं कितने गुस्से या कितने तहम्मुल से आप कोई भी कर रही हैं, वो सब आपकी मसरूफियत और उससे आता है. आपके टोन. और अगेन मैं ओवर टायर्ड हूँ, जो मैं एक Yeah, मील of तैयार course. करूँगी Yeah. और उसके बाद जो मेरी फ्रस्ट्रेशन होगी वो किस पे निकलेगी. तो मैं माँओं को यही कहती हूँ कम काम करो यार, एक खाना बनाओ 2 दिन चला लो. फिर वो कहती हैं जॉइंट फैमिली का इतना प्रेशर है. तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी जो बेचारियाँ जॉइंट फैमिली वाली हैं और परेशान हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स वही हैं, तो मेरी उनके साथ बहुत एम्पैथी है, कि अपने आप से ये पूछें कि जब मैं उनसे कहती हूँ ना अपने शौहर से बात करें, अपनी सास से बात करें कि मैं नहीं कर पा रही, मुझे मुश्किल हो रही है, ये या तो मुझे हेल्प करवाएं या तो फिर आउटसोर्स करें, कुछ करें, इसका हल निकालें. तो कहते हैं हमारे कहने से क्या होगा, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है. तो क्यों नहीं आपकी बात की वैल्यू? और अगर आज तक आपकी बात की वो वैल्यू नहीं बनी तो अब कब बनेगी या आप कब बनाएंगी? और आप सोचें मैं अपनी बात में वैल्यू कैसे पैदा करूँ. चूज़ योर बैटल्स. हर वक्त आप लड़ रही हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो फिर एक बैकग्राउंड नॉइज़ है. दिन में 100 बार बच्चा नो सुन रहा है तो वो एक बैकग्राउंड नॉइज़ है कि अम्मा ने नो ही बोलना है. So yes, I think it's a constant journey to learn and unlearn and relearn. लोनलीनेस. जेन ज़ी कितना भी फॉलो कर रही हो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, कितना ही आगे चल रही हो, ये एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कंप्लेन सुनने को मिलती है. और मैं जेन ज़ी को क्या बोलूँ, मुझे लगता है आजकल की दुनिया में आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट दिस. और जब हम बात कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि लाइक हम खुद ही एक प्रोसेस से गुजरते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स लोनलीनेस जो आके आपको हॉन्ट कर रही है, जो आपको सैड कर रही है या आपको डिप्रेशन की तरफ जा रही है. हाउ डू यू डील विद इट? व्हाट वुड यू टेल पीपल हु आर इन दिस प्रोसेस, एंड हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिप्रेशन एंड अ स्टेज विच इज़ लोनलीनेस इन योर लाइफ? देखिए, एक तो ये कि जेन ज़ी का क्या, मुझे लगता है कि हमें भी वी आर नॉट यूज्ड टू बीइंग विद आवरसेल्व्स. हमने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है, जेन ज़ी ने भी, हमने भी. सोशल मीडिया, लोग, टीवी, देयर इज कॉन्स्टेंट नॉइज इन द बैकग्राउंड. वी नीड पीपल इन द बैकग्राउंड. हमारे डेज ऐसे प्लान होते हैं, आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, परसों मैंने ये करना है. सो नोबडी इज़ गॉट टाइम टू सिट विद आवरसेल्व्स. और जब कभी ज़िंदगी वो करा देती है ना हमसे कि अच्छा अब कुछ नहीं है, या ये रात फारिग है, या ये दिन फारिग है, तो हमें पता ही नहीं है कि हमें फारिग कैसे बैठना है. तो हमें एंग्जाइटी और वो सारी सोचें, क्योंकि हमारी सोचें इतनी अनकम्फर्टेबल है ना कि हमें वो तकलीफ़ देती हैं, इसलिए हम उनसे भागते रहते हैं. हमारे प्रोसेस नहीं हुए हुए इमोशंस, हमारी जो लोग थेरेपी में नहीं होते ख़ासकर, उनकी कितनी चीज़ें ज़िंदगी में से वो गुज़रते हैं, कितनी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और उनको वो कभी उन चीज़ों से गुजर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे के बात की थी कि अगर किसी की मदर की डेथ हो गई है और उसके बाद अब कई साल गुजर गए हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे उनको फ़ौरन वही आएगा, क्योंकि वो ग्रीफ प्रोसेस नहीं हुआ. वो इमोशंस हमारे पास हैं, हमें इमोशंस महसूस करना नहीं सिखाए गए, हमें नम करना बताया गया. हम नम किस तरह करते हैं, वही जो मैं बता रही हूँ. मीडिया देख लिया, लोगों को बुला लिया, पार्टी कर ली, कहीं चले गए, किसी को कर लिया. We're constantly surrounding ourselves with people and we're constantly numbing and suppressing those emotions. How do you deal with it? फिर वो बबल अप कर जाते हैं ना हमारे, जब हम अकेले होते हैं, फिर वो एक के बाद एक वो हॉन्ट करते हैं. फिर हम दोबारा फ़ोन उठा लेते हैं. अकेले में कभी बैठे हैं आप फ़ौरन फ़ोन उठता है. क्यों? क्योंकि हम अपने साथ अलाइंड नहीं है, अपने साथ कनेक्शन में नहीं है, और हमें नहीं पता हाउ टू डील विद दोज इमोशंस. कितने लोगों को पता है कि अगर, कितने लोगों को तो नाम भी नहीं करना आता. इट्स दे जस्ट कॉल इट आई एम नॉट फीलिंग वेल. अब नॉट फीलिंग वेल कैन बी सैडनेस, कैन बी जेलसी, कैन बी कंपैरिजन, कैन बी एंग्जाइटी. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना उसमें. अब वो हमें इमोशंस ही नहीं पता कि मुझे फील एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सो जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट. ओके. कि जब आपको समझ नहीं आ रहा ना कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, सो आई जस्ट आस्क पीपल टू स्टार्ट राइटिंग. जो लोग क्रिएटिव हैं वो ड्रॉ करने लग जाएं, बट एक आउटलेट दें अपने आप को टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मुझे एग्जैक्टली इस मोमेंट में क्या फ़ील हो रहा है,
एंड देन यू नो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि व्हाट डू आई नीड राइट नाउ, मेरी नीड क्या है, एम आई क्रेविंग कनेक्शन, एम आई क्रेविंग क्या। अब लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं ना, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फीलिंग योर सेल्फ, जंक फूड या जो डोनट्स मंगा के खा लिए, कि बस क्या है कि ये जो एम्प्टीनेस की फीलिंग है इसको भर रहे हैं कि ये भर जाए, कुछ अंदर हैवी हो जाए। तो एक तो ये कि जो डिप्रेशन और लोनलीनेस का फ़र्क है वो ये है कि डिप्रेशन इज़ डिफरेंट। उसमें ये होता है कि आपकी जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं ना, जो आपकी हैबिट्स हैं। लोनलीनेस में ये होता है कि आप फॉर अ वाइल लोनली है, लेकिन यू कैन गेट बैक टू योर गोल्स एंड योर लाइफ एवरी डे जो आप कर रहे हैं, कि काम पर आए हैं तो काम कर लेंगे, अच्छा दोस्तों में जाना तो दोस्तों में जाके एंजॉय भी कर लेंगे, जिम जाना तो जिम भी सेल्फ केयर भी कर लेंगे। लेकिन जब आप डिप्रेशन में होता है ना, देन यू आर नॉट एबल टू डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। स्लोली आपका ये होगा कि मुझे, इफ़ यू आर अ पर्सन हु एन्जॉयज वर्किंग आउट अ लॉट, लेकिन आप ये होंगे कि नहीं मुझे जिम नहीं जाना, और आप यू गेट इन टू दिस लूप, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस, you think like that, यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या फ़ायदा है इसका, जिम जाके क्या फ़ायदा है, या मैं ये कर लूँगा इसका क्या फ़ायदा है, पैसे कमा के क्या फ़ायदा है, बच्चों के साथ टाइम गुजार के क्या फ़ायदा है, दोस्तों में जाके क्या फ़ायदा है। आपका पर्पस निकल जाता है एंड यू गेट इन टू दिस लूप कॉन्स्टेंटली। आप हर चीज़ में, और फिर जो चीज़ें आपको डिप्रेशन से निकालती हैं आप वो कर ही नहीं रहे, ना आप वर्कआउट कर रहे हैं, ना आप लोगों से मिल रहे हैं, ना आप थेरेपी पे जा रहे हैं, तो वो एक साइलेंस में आप सफ़र करते रहते हैं। और फिर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप ये बता सकें या जो आपको गाइड कर सके टुवर्ड्स थेरेपी, तो फिर इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। लोनलीनेस में तो ये होता है ना कि ठीक है, अगर मैं लोनली हूँ और मैं सैड हूँ, लेकिन सुबह उठ के मैं अपने काम पे जाऊँगी और मैं प्रोडक्टिव हूँ काम पर, मैं उसको एज अ बोझ नहीं कर रही। अच्छा, ये एक दिन में नहीं होता कि बिल्कुल अब बोझ नहीं लगे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रांजिशन होती है। एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज दे डोंट, उनको ये लगता है कि किसी भी चीज़ का क्या फ़ायदा है। बेसिकली यू लूज पर्पस ऑफ लाइफ इन डिप्रेशन, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। एंड यू बिकम सो नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, यू बिकम सो, आपके अगर थॉट्स इस तरह के कि मैंने क्या किया है पूरी ज़िंदगी में, यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर, एंड देन यू डोंट सी होप इन द फ्यूचर ऑल्सो। आपने अपना पास्ट भी ब्लैक कर दिया और आपने अपना फ्यूचर भी ब्लैक पेंट कर दिया है, और आपका प्रेजेंट इतना अच्छा। डिप्रेशन कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कुछ लोग बहुत सोते हैं क्योंकि उनको अपनी रियलिटी इतनी बुरी लग रही होती है दैट दे जस्ट वांट टू स्लीप, दे वांट टू क्लोज देयर आइज एंड दे वांट टू स्लीप। आपको बेसिक उठ के ब्रश करने में ना इट्स गोइंग टू, और लोग कह रहे होते हैं नमाज़ें पढ़ो, एक इंसान उठ के ब्रश नहीं कर सकता। जैसे आप फिजिकल इंजरी लेते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको हम कभी जाके नहीं कहते कि उठ के नमाज़ पढ़ लो। इसी तरह डिप्रेशन को भी हमें लेने की ज़रूरत है कि आपको नज़र नहीं आ रहा ना, हम बड़े विजुअल, वही बात करूँगी मैं, क्या इंसान बड़े विजुअल होते हैं, लेकिन उसकी हालत उससे भी शायद वर्स होती है अंदर से। और कुछ लोग होते हैं वो बड़ा अच्छा, आपको बाहर से बहुत अच्छे नज़र आएंगे, अपने काम भी कर रहे होते हैं, जिम भी जा रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, पर उनका अंदर से उनका यही चल रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है, या मेरा तो पहले इतने सालों से करके मैंने क्या कर लिया। पीछे भी फेलियर नज़र आता है, आगे भी फेलियर नज़र आता है, एंड देयर इज़ नो होप। और लोनलीनेस का ये तरीका है कि जिसको ये लगता है ना कि मुझे थेरेपी में जाना चाहिए या नहीं चाहिए, उसको थेरेपी में जाना चाहिए। ओके, अगर ये सवाल दिमाग में आ रहा है ना कि क्या मैं थेरेपी में जाऊँ या ना जाऊँ, क्या हो जाएगा अगर आप थेरेपी में गए, क्या हो जाएगा, अपने आप से ये पूछे। नहीं समझ आती छोड़ देना, अगर आपको लगेगा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ टेक एटलीस्ट 5 सेशंस, क्योंकि शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग होता है। शुरू में लोग ये समझ के जाते हैं आई एम गोइंग टू फील ग्रेट, अगर मैं थेरेपी में जा रही हूँ ना, वो उसको सेल्फ केयर समझते हैं आजकल कि मैं गई एंड आई एम गोइंग टू फील अमेजिंग। नहीं, यू गोइंग टू फील वर्स, यू गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग योर इमोशंस जो आपने सालों, अरसों, सदियों से दबाए हुए अपने अंदर, वो निकल कर आते हैं, आपके अनहील्ड पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी अगली एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, बट ये है कि उससे निकल के आपकी ग्रोथ होती है। कहते हैं ना कि उसके बाद आसानी आती है, उस तकलीफ़ के बाद। ओके, व्हेन यू टॉक टू पीपल, सम पीपल से मैं थेरेपी पे क्यों जाऊँ जब मुझे पता है कि आई हैव लॉस्ट अ चाइल्ड, सो माई ओनली सोल्यूशन या खुशी मुझे ज़िंदगी में मिलेगी जब या वो बच्चा नहीं आ सकता, लाइक कोई और बच्चा हो जाए या ये दुख चला जाए, रिलेशनशिप का फेलियर हो गया है तो हाँ कोई रिप्लेसमेंट हो जाए, या दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, बिजनेस फेल हो गया है तो बिजनेस, ये सिंपल सामने क्लियर सोल्यूशंस हैं। तो इसमें थेरेपिस्ट मेरे लिए क्या कर लेगा, बिकॉज ये एक लॉस ऑफ समथिंग है, उसको आप रिप्लेस कर दें तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, तो मेरा मसला हल हो जाएगा, यू नो। तो
थेरेपी मुझे इसमें कैसे हेल्प करेगी? थेरेपी देखें आपको इस तरह हेल्प करती है। सबसे पहले तो ये कि ये कोई छोटे लॉसेस नहीं है, जो अभी हमने 2 की बात की। तीसरा तो फाइनेंशियल है, मे बी शायद, नहीं, वो तो भी लोगों के लिए हाँ, बहुत बड़ा होता है। मैं वही कह रही हूँ ना कि हर किसी के लिए ना कहते हैं ना हमने अपने बुत बनाए हुए हैं, तो किसी का बुत उसका बच्चा होता है, किसी का उसका शौहर होता है, किसी का उसका पैसा होता है, जो जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना अपना बुत की पूजा करते हैं। तो मेरे लिए इट्स माय रिलेशनशिप्स कि मेरी बहुत एफ़र्ट और टाइम और वो उसमें जाता है। तो वही बात है कि इंसान जहाँ एफ़र्ट लगाता है, टाइम लगाता है, अपनी मोहब्बत डालता है, उससे उसका सबसे ज़्यादा मजबूत ताल्लुक़ होता है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती कि डिवोर्स आपने कहा कि मैं इसको रिप्लेस कर लूँ अगर, तो वो चला जाएगा। नहीं, अगर आपकी इतना हार्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होता है डिवोर्स, आपने एक इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बांटी है, जितने भी साल आपने उसके साथ अच्छा टाइम भी गुजारा है, बहुत बुरी शादी में भी कुछ तो अच्छा टाइम होता है ना। और इंसान ऐसी चीज़ें कि वी गेट अटैच टू, वी गेट आदत पड़ जाती है। आप एक जानवर ला के घर में रखें, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। तो एक इंसान जिससे आप बातें कर रहे हैं, तो उस कनेक्शन को ग्रीव करना होता है। थेरेपी में आप उसको ग्रीव करते हैं। इट्स लाइक अ डिटॉक्स। ओके, कि आपने वो नहीं किया और आप दूसरे उसमें जंप इन कर गई, तो आपका बहुत बैगेज आएगा उसमें। सो यू वुड से इवन इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू समथिंग, अगर कोई भी लॉस है तो उसके बाद थेरेपी पे आप जाएं। लॉस के बाद आपकी थेरेपी अगर नहीं करवाते ना, आपका दूसरा बच्चा हो भी जाएगा, पहले का ग्रीफ तो नहीं जाए, वो तो आपने ग्रीफ किया ही नहीं। क्योंकि हमें फील नहीं करना, हम रो लेते हैं। बहुत सारे लोग तो रोने भी नहीं देते, डेथ पे भी नहीं रोने देते कि रो मत, अब तो ख़त्म हो गया। और इसको अल्लाह माफ़ करे, ये भी कहते हैं नाशुक्री मत करो कि तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, ये। दैट्स नॉट द राइट टाइम टू कि आप उसको ग्रैटिट्यूड की तरफ लेकर आएँ। उसको उस लॉस की, उस तकलीफ़ में अगर वो महसूस करना चाहता है, रोना चाहिए। एक तरीके से अगर रो रहा है कोई तो रोने दें, मातम और वो चीखना वो वाला ना करें जिसको मना है। लेकिन अगर कोई अपने तरीके से अपना गम प्रोसेस करता है रो कर, या उसको फील करना चाहते हैं, हम फील ही नहीं करने देते, हम स्केप दिखाते रहते हैं। इसको यहाँ ले जाओ, इसको ये कर दो, इसको वो कर, उसका ध्यान हटा दो। तो आपका ध्यान हटा दिया, लेकिन वो रह गया अंदर। तो इट्स लाइक समथिंग कि यू कैन नॉट चेंज योर क्लोथ्स कि जब तक पुराने कपड़े नहीं उतरेंगे। इट्स लाइक यू वेयरिंग समथिंग ऑन योर ऑलरेडी। आपने कुर्ता पहना है, उस पर एक और कुर्ता पहन लिया, बट इट्स इनसाइड। सो इट इज़ गोइंग टू बी देयर। द लॉस, द पेन, द ग्रीफ, वो रहेगा। सो आपकी एडवाइस ये कि एवरी टाइम यू गो थ्रू समथिंग मेजर, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, इवन इफ यू फील कि हाँ अब सब सही होने वाला है, थेरेपी के लिए जाएं। आप अगर दूसरी शादी में जा भी रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा, अनकॉन्शियसली आप कितना बैगेज उस शादी में लेकर आएंगे। आपके पैटर्न्स बन जाते हैं आपके पार्टनर के साथ कि वो भी ऐसे ही करता था। एंड देयर इज़ फ्यूचर मैनिफेस्टेशंस जिसको हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की वो नेगेटिव होती है। और जो हम वर्स्ट जिसको कहते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज जो हम इमेजिन करते हैं, ये हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो पुराना पार्टनर है वो एक अलग इंसान था और ये एक अलग इंसान है। इसके अलग पैटर्न्स होंगे, उसके अलग थे, लेकिन आप लिंक करते रहेंगे मुसलसल। वो भी ऐसे ही करता था, उसने भी यही कहा था। हो सकता है वो झूठा हो या ना हो, लेकिन आप उसी को ढूंढते रहेंगे उसमें जब तक आप उससे हील नहीं करेंगे। और इंसान का ना एक अजीब ही सिस्टम है कि वो रहना चाहता है विक्टिम मोड में। वी वांट टू बी इन अ विक्टिम मोड, वी लाइक टू बी इन अ विक्टिम मोड। हमारी मेजॉरिटी ख़वातीन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उनके हालात इसलिए नहीं बदलते कि वो बदलना नहीं चाहती। टू बी ऑनेस्ट, मैं इनको सोल्यूशन बताऊंगी भी, बट वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट उन्होंने करने हैं। लेकिन जब आप अपने आप को ये कहते रहेंगे ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है, तो फिर आपने अपने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहली चीज़ होती है बात। तो जब आप अपने लिए बात नहीं करते ना, तो फिर तो हर कोई आपको जिस तरह ट्रीट करना चाहे करता रहेगा। गलत को गलत नहीं कहते, नाइंसाफ़ी को नाइंसाफ़ी नहीं कहते, अब्यूज़ को अब्यूज़ नहीं कहते, और कहते हैं कि मैं बर्दाश्त करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो बर्दाश्त से कुछ ठीक नहीं होता, ख़राब होता है। और आपके बच्चे ये देखते हैं। मैं कहती हूँ अगर आपने अपने लिए कर भी लिया ना, यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर किड्स। आपके बच्ची अगर है तो वो यही देखेगी कि अम्मा जो है उनको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है और वो चुप रहती हैं। तो मैंने भी यही करना है, टू मेंटेन द पीस, हार्मनी इन द हाउस। ऐसे पीस को ना मेंटेन करें जो आपके अंदर का पीस तबाह कर दे। डूइंग इट इन अ वेरी पोलाइट वे, इन अ वेरी सटल वे। मैं ये नहीं कह रही कि आप खड़े होकर जहाद शुरू कर दें, लेकिन तरीके से, तमीज़ से अपना पॉइंट रखना सीखें। और अगर आपको 10 लोग भी कहते हैं ना
कि इरम तुम गलत कह रही हो, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने हक की बात कर रही हूँ और मैं सही बात कर रही हूँ। और अगर 10 लोग मेरे अगेंस्ट भी है तो ठीक है, खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना कि यार ये मेरा हक है, मैं सही चीज़ मांग रही हूँ। लेकिन जब आप खुद ही ये हैं कि उसने वो भी ये कह रहा है, वो भी ये कह रहा है, फिर सेल्फ डाउट आ जाता है कि शायद मैं ही गलत बोल रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, मैं ही ज़्यादा फील कर रही हूँ, मैं ही ज़्यादा वो कर रही हूँ। ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स है ना सारी। रिलेशनशिप्स, उस पर थोड़ा सा जल्दी से हम बात कर लेते हैं। सो 2-3 चीज़ें हैं, लाइक हर टॉपिक इतना डीप है, इतनी चीज़ें हर मुझे लगता है हर टॉपिक की इतनी शाखें हैं, एंड आई फील लाइक टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम। कितने मज़े की बातें हो रही हैं, मैं बहुत लर्न कर रही हूँ चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स में हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, व्हाट डू यू सी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? आपको आप क्या 1-2 एडवाइजेज आजकल के यंग कपल्स को देना चाहेंगे, बिकॉज ब्रेकअप्स एंड डाइवोर्स रेट इज़ वेरी हाई? सबसे पहले तो ये कि कम्युनिकेशन जो है ना वो आपके रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ख़ासकर ख़वातीन की, दोनों की तरफ से, मर्द बेचारे तो उनको पता ही नहीं अपने इमोशंस के वो कम्युनिकेट करें, लेकिन ख़वातीन की तरफ से भी ये है कि वो कहती हैं 5 साल की शादी है और कितना कम्युनिकेट करूँ, इतनी दफ़ा तो बता दी और कितनी दफ़ा बताऊँ यार, एक और दफ़ा बताओ। आपको जो चीज़, जो भी आपकी नीड है, आपने अपने पार्टनर को बतानी है। आपने ये नहीं करना कि मैंने 10 बार बता दिया है कि वो सुन ही नहीं रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही। देखिए, असर्टिव कम्युनिकेशन के भी टाइप्स होते हैं। एक अगर अग्रेसिव है, दूसरा पैसिव है कि ताने हैं। पैसिव ये है कि इन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है, फ़ायदा क्या है इनको बोलने, और बैकग्राउंड में बच्चों से बात हो रही है या किसी और के सामने ताने दिए जा रहे हैं, दैट्स नेवर गोइंग टू हेल्प। आपकी 1-on-1 कम्युनिकेशन जो होती है, और जब आप वनरेबल, ख़वातीन पता है क्या करती हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरा शौहर जो है मुझसे माफ़ी मांगे, लेकिन मैं क्या करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो अपॉलॉजी चाहिए, लेकिन मैं उससे ये नहीं कहूँगी कि आई नीड एन अपॉलॉजी। मैं उससे बाकी दुनिया भर के ताने, लड़ाई, झगड़े, फसाद सब कर लूँगी, और वो उसके बदले में वो करता रहेगा अपने आप को डिफेंड, अटैक डिफेंड। लेकिन जब मैंने अपनी नीड नहीं बताई कि इस वक्त मुझे अपॉलॉजी चाहिए, समटाइम्स ये होता है कि मर्द बेचारा मनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी एफर्ट डाल रहा है, वो कहे वो फ्लावर्स ला देगा, वो कुछ ला देगा, उस पर भी ताने पड़ रहे हैं कि बस यही आता है, मनवा बातें करा लो, सॉरी बुलवा लो। हो सकता है आपकी बीवी को सॉरी नहीं चाहिए। दूसरा ये कि लव लैंग्वेजेस में, एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा लव लैंग्वेज का फ़र्क होता है कि हो सकता है कि बीवी को तोहफे पसंद हैं और हस्बैंड को लगे कि नहीं, हम दरअसल ना, हमारी लव लैंग्वेज जो होती है, मुझे वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन बहुत पसंद है कि कोई, जैसे अगर मेरे रिलेशनशिप्स में कोई मुझे लेटर लिख के दे तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। कोई मुझे मैसेज पे लिख कर दे कि आई अप्रिशिएट योर प्रेजेंस, ये वो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और ना मैं ये करती थी इन माई रिलेशनशिप्स, क्योंकि हम अपना लव एक्सप्रेस ऐसे करते हैं जैसे हम रिसीव करना चाहते हैं। हो सकता है कि लड़कियां जिस तरह करती हैं, ग्रैंड बर्थडे पार्टीज हस्बैंड के लिए प्लान करेंगी, बलून्स लगा देंगी, केक ले आएंगी, फ्लावर्स ले आएंगी, सरप्राइज होगा। अब वो इस तरह रिसीव करना चाहते हैं, बट वो इस तरह दे रही हैं। मे बी देयर हस्बैंड्स डोंट लाइक इट, ये मेरे साथ, और दे डू नॉट अंडरस्टैंड इट आल्सो। और उनका ये होता है कि ये क्या इमेच्योर, मतलब क्या ये फ्लावर्स और ये केक और ये बलून्स, उनको इस तरह लग रहा होता है बॉयज़ को, बिकॉज दे आर वेरी रैशनल, लॉजिकल होते हैं ना बंदे। फिर उनको ये, अब लड़कियां फिर हर्ट हो जाती हैं, मैंने इतनी एफर्ट की, देखो उसको कोई कदर ही नहीं है। तो आपने उससे पूछना है कि व्हाट्स योर लव लैंग्वेज। किसी किसी का एक्ट ऑफ सर्विस होता है, जैसे कि मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था, और मैंने ये बहुत लेट सीखा इन माई मैरिज कि ही डज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी जो मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, और जो मुझे करनी चाहिए। कि मतलब हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कि कौन सा एहसान किया अगर ये कर दिया तो। नहीं, अपनी ज़िंदगी में एक थैंक यू लेकर आएँ अपने स्पाउस के लिए भी। अगर वो आपके लिए काम नहीं करता था और अब वो कर रहा है तो उसको बोलें, और अगर अच्छा लगा है तो बताएं। हमें वहाँ शर्म आ जाती है कि जताने में, बताने में, मोहब्बत के इजहार में हम शर्माते हैं। नफ़रत में हम बहुत खुले डुल्ले हैं, वो हम चीख चिल्ला के सुनाएंगे पूरी दुनिया को। और जो बंदे हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनको शुरू से टफन अप किया गया ना कि सख्त बनो, मर्द बनो, इमोशंस मत दिखाओ। फिर देयर आर अ लॉट ऑफ फैमिली डायनामिक्स ऑल्सो कि बीवी के सामने इस तरह कर दिया, फिर तो उसको ये आदत पड़ जाएगी, फिर तो उसको ये, बहुत सारी चीज़ें उनको बाहर से फीड की जा रही होती हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वो, बट ये कि अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखें। जो बात, सबसे पहले तो अपने आप से जर्नलिंग करके पूछें कि अच्छा अब ये लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट, अब मैं चाहती क्या। दोनों अपने अपने नैरेटिव के लिए लड़ रहे हो। एंड एक चीज़ जो मैंने बहुत लेट सीखी वो ये कि एक ही लड़ाई में 2 लोग ठीक भी हो सकते हैं। वी डोंट हैव टू चूज। दिस इज द फनीएस्ट।
कि दोनों लोग ठीक हो सकते हैं। And so strange. Okay. हाँ, एक ही लड़ाई है। How can two people be correct? They can be. तुम्हारे लिए तुम ठीक हो और मेरे लिए मैं ठीक हूँ। तुम एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम लेकर आई हो right, और मैं point of एक view. बिल्कुल लेकर आई हूँ। मैं एक बिल्कुल अलग दुनिया से आई हूँ। मियाँ बीवी जो हैं वो दो अलग दुनियाओं से आए होते हैं। उनके डिफरेंट सेट ऑफ सिबलिंग्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, फाइनेंसेस अलग अलग, फाइनेंशियल क्लासेस अलग अलग हो सकती हैं। तो वो एक अलग दुनिया का एलियन है और मैं एक अलग दुनिया की एलियन हूँ। और फिर हमने मिलकर अगर एक चीज़ चलानी है तो यू कैन म्यूचुअली डिसाइड ऑन समथिंग, बट यू डोंट हैव टू चूज़ के बहुत सारी औरतों की और मर्दों की भी ये नीड होती है मैं इसको गलत साबित कर दूँ, यू रॉन्ग, कि ईगो सेटिस्फाई हो जाए अपनी, इसको रॉन्ग करके ना मैंने आगे बढ़ना है। नहीं, आप आगे बढ़ जाएं और आप म्यूचुअली डिसाइड करें कि अच्छा तुम्हारे लिए तुम ठीक हो, मेरे लिए मैं ठीक हूँ, लेकिन हम अब म्यूचुअली इसको क्या करें कि हम इस पर अलाइन हो जाएं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए कि हल निकालना सीखें और सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करें। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जर्नलिंग करें ताकि आपको अवेयरनेस आए कि मैं चाहती क्या हूँ। बहुत सारे लोग आदतन लड़ रहे होते हैं। एक और चीज़ ये होती है कि अगर आप ऐसे घर में बड़े हुए हैं ना जहाँ बहुत chaotic environment रहा है, there is a lot of drama, there is a lot of शोर, there is a lot of रोना धोना एंड ज़रा सी बात पे ओवर रिएक्शन है, तो यू विल try to cultivate that in your new house. The bandi will create that chaos to feel normal, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल और फेमिलियर है। अगर लड़का सोल्यूशन ओरिएंटेड और सही भी है ना तो वो ड्रामा क्रिएट करती रहेगी क्योंकि उसके लिए वो फेमिलियर है। बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये मैं पैटर्न के थ्रू करूँ। जैसे मेरा शुरू से ये है कि मुझे बहुत लाउड और अग्रेसिव होके मेरी बहुत सारी बातें मानी गई बचपन में, और फिर मैंने मेरी बहन बहुत मेलो और बहुत स्वीट और सिंपल थी। वो जो ओबीडियंट बच्चा होता है कि हर चीज़ में उसको कह दिया अब वो कर लेगी। तो जब मुझे डिसीजंस लेने थे ना अपनी लाइफ के, तो मुझे बहुत जगह अग्रेसिव होना पड़ा, लाउड होना पड़ा, और फिर मेरी बातें मानेगी। तो मैंने बचपन में से ही ये सीख लिया दैट आई हैव टू बी ज़िद्दी एंड आई हैव टू बी लाउड एंड अग्रेसिव टू गेट दैट। और जब मेरी शादी होगी तो वो पैटर्न कंटिन्यू रहा, जबकि और फिर बहुत अरसे बाद मुझे ये बात समझ आई दैट आई डोंट हैव टू फाइट फॉर इट नाउ, आई विल गेट इट एनी वे, सो व्हाई एम आई फाइटिंग। सो ये पैटर्न्स बने हुए होते हैं आपके कि अगर मैं एक बात आराम से भी कहूँगी तो वो हो जाएगी, तो फिर मैंने लड़ झगड़ के वो बात क्यों करनी है? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेयर कि अगर मैं आराम से कहूँगी ना तो मेरी बात सुनी नहीं जाएगी, अगर मैं झगड़ूंगी नहीं ना तो ये तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो ये आपका नैरेटिव पीछे से आया हुआ होता है जो आप खुद डिस्कवर करें अपने आप को। हाँ, अपने पैटर्न सोचें और उसको आपकी फीलिंग्स ऑथेंटिक है कि उसने ये कहा, आप हर्ट हुई, तो उसको ये बताएं कि यार इस तरह का कमेंट नहीं किया करो, मैं ये मुझे तकलीफ़ देता है क्योंकि ये मेरे बचपन का कुछ है। तो ये मैंने बहुत अरसे बाद सीखा कि यार यहाँ मुझे कुछ मत बोला करो इस बात पर, तो मैं बहुत हर्ट होती हूँ, या इस चीज़ पे कमेंट मत किया करो, ये मेरे लिए बहुत हर्टफुल होता है। अच्छा, आप रिलेशनशिप्स की बात करें, लेकिन जैसे जैसे आप बोल जा रही हैं मुझे लग रहा है ये सब रूल्स जो है ना वो आप फ्रेंडशिप्स में भी और आप अपने ऑफिस की रिलेशनशिप्स में भी कर सकते हैं। योर बॉस माइट थिंक दैट ही और शी इज़ डूइंग यू अ फेवर और इज़ हेल्पिंग यू आउट बाय सर्टेन थिंग्स, लेकिन आपको शायद कोई और हेल्प या और फैसिलिटेशन चाहिए, तो यू नो आस्क, आप कम्युनिकेट करें कि रादर देन दिस आई माइट नीड दिस टू मेरा काम आसान करने के लिए या एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए। एंड आजकल तो फ्रेंडशिप्स भी इतनी स्ट्रेसफुल और उसमें भी ये ईगो की चीज़ें एंड यू नो कंपैरिजन्स, मुझे लगता है जहाँ वो मर्द औरत की रिलेशनशिप्स ना उनके इश्यूज फ्रेंडशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो ये कि जैसे अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोनों में से कोई भी स्पाउस परेशान और स्ट्रेस में है या कुछ भी है, आप जाके सॉल्यूशंस देने लग गए, यू नो पॉज फॉर अ मोमेंट एंड आस्क कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी राइट नाउ, क्या मैं सुनूं या मैं बैठ जाऊं पास चुप करके, तो जो उसको चाहिए ना छोड़ दूं अकेले, या अभी यू वांट टू बी अलोन, व्हाट डू यू वांट मी टू डू राइट नाउ, हाउ कैन आई हेल्प। ये एक कितना आसान जुमला है, हाउ कैन आई हेल्प, हाउ कैन आई बी हेल्पफुल इन दिस। और फ्रेंडशिप्स में वही वाली बात कर रही हूँ कि यू आर वेरी लकी इफ़ यू हैव फ्रेंड्स जिनके सामने यू कैन बी योरसेल्फ। अगर आपको शुगर कोट करना पड़ता है, अगर आपको प्रिटेंड करना पड़ता है, अगर आपको जो आप नहीं हैं वो बन के दोस्त मिले हैं, तो फिर आप वो बने जो आप हैं और तब दोबारा दोस्त बने, क्योंकि वो और फिर हमारी दोस्तियाँ भी ना जिस तरह हम इवॉल्व करते हैं, जो मैं 20 साल में थी और जिस टाइप के दोस्त मेरे 20 साल में थे वो मेरे आज नहीं हो सकते, और आपके फ्रेंड्स आपके साथ ग्रो नहीं करते। मेरी ग्रोथ एक अलग पेस पे हो रही है, किसी और की मुझसे भी तेज़ हो रही है और किसी की हो ही नहीं रही, तो मैं अब उन लोगों से नहीं मिलना चाहूँगी।
बिकॉज दे आर स्टिल स्टक इन दोज वही सर्कल. You grow out of friendships and relationships. एंड इट्स ओके. Okay. एंड इट्स ओके. अपने हिसाब का दोस्त बनाएं और दोस्त वो हो जो जिसके पास जाके ना मैं अगर वही वाली चीज़ जो मुझसे पूछे व्हाट डू यू नीड राइट नाउ, बजाय ये कि मुझे एक सर्टेन वे में तैयार होके और मेकअप करके और बन ठन के जाना है टू केटर टू द सोसाइटल. वो तो फिर आपकी फ्रेंडशिप्स तो नहीं हुई, वो तो बस एक मेंटेन किया हुआ है आपने अपना सर्कल के बस आई हैव फ्रेंड्स. सपोर्ट सिस्टम बनाएं अपना इन दी एंड कि आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं ये फील कर रही हूँ तो मैंने किसको फ़ोन करना है. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आर एडिक्टिव. कभी आपको वाकई मोहब्बत होती है, कभी लोनलीनेस में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल होता है वो आप मोहब्बत समझ बैठते हैं, और कभी कभी आदत को मोहब्बत समझ बैठते हैं. फिर इन सब प्रोसेस में जो नेगेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, जो टॉक्सिसिटी होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं या एक डिल्यूजन में चले जाते हैं कि नहीं. हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो बहुत टॉक्सिक हो, या बहुत टॉक्सिक नहीं भी हो लेकिन आपको डीप डाउन पता चल रहा हो, ड्रेन कर रहा हो कि इवेंचुअली गिरेगा इस पे, यू नो कुल्हाड़ी गिरेगी इस रिलेशनशिप पे, बस चल ना रहा है कुछ होगा. हाँ. बिकॉज कितने अरसे तक, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है, वो कितने अरसे तक अपने हक को जाने देगी. इवेंचुअली यू डू स्टैंड अप, यू नो. लेकिन वो जो प्रोसेस है जब आप फंसे में और आपको लगता है वो ये मोहब्बत है और मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी, और टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, हाउ डू यू मूव आउट? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर? सबसे पहले तो ये कि जो मेरी अपने पार्टनर से जो अटैचमेंट होगी वो कैसी होगी, वो बचपन में तय हो जाता है. जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि पेरेंटिंग को सीरियसली लें. हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स बचपन में बनते हैं. अटैचमेंट एंग्शियस भी होती है, सिक्योर भी होती है, अवॉइडेंट भी होती है. एंग्शियस में ये होती है कि एक मिनट बाद डू यू लव मी, डू यू केयर फॉर मी, अगर उसने जवाब नहीं दिया, ओ ही इज़ गोइंग टू लीव मी, आई विल बी अलोन अगैन. और ये क्या है? ये एंग्शियस अटैचमेंट है. अवॉइडेंट में ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ है, वो डिस्टेंस पे चले जाते हैं, साइलेंस एंड डिस्टेंस. और जो एंग्शियस है उसको जवाब चाहिए कि आर वी सेफ, अगर ख़त्म करना है तो बता दो, दिस इज़ टू टॉर्चरस फॉर मी, मैं नहीं रह सकती इस तरह, ये वो फलाना धमाका. तो बार बार जब मैं अटैचमेंट स्टाइल्स पर आती हूँ कि जब बच्चे सिक्योरली अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से, जो बच्चे सिक्योरली अटैच होते हैं वही सिक्योर अटैचमेंट अपने पार्टनर से बनाते हैं. जो बच्चे एंग्शियसली अटैच हैं, एंग्शियस अटैचमेंट कब बनती है? कभी माँ है, कभी नहीं है, कभी माँ है, कभी नहीं है, कभी माँ प्यार कर रही है, कभी नहीं कर रही, कभी इज़्ज़त दे रही है, कभी नहीं दे रही. तो वो इनकन्सिस्टेंसी जो ज़िंदगी में होती है ना, वो अंदर आ जाती है. और फिर हम अपने रिलेशनशिप्स में वो रिलेट करते रहते हैं और हम अपनी बनाई हुई स्टोरी को जीना चाहते हैं. अगर मेरे दिमाग ने ये सोचा हुआ है दैट इरम इज़ गोइंग टू एंड अप अलोन, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ केयर, बिकॉज मेरी माँ ने अगर मुझे केयर और लव नहीं दिया तो और कौन देगा. तो मैं वही रीइंफोर्स करूँगी. वो मेरे 50 मैसेजेस का जवाब देगा, मैं वो इग्नोर कर दूँगी. एक बार जवाब नहीं देगा, मैं उसको पकड़ के बैठ जाऊँगी कि ये तो मेरी कदर ही नहीं करता, ये तो मेरी इज़्ज़त ही नहीं करता, ये तो मुझे छोड़ना चाहता है, ये मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता, ज़रूर ये किसी और से बातें कर रहा है. ठीक है ना? सो योर माइंड विल प्ले द स्टोरी. तो सबसे पहले जो मैं बार बार कहती हूँ ना, कम अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल्स बिफोर यू गेट इनटू रिलेशनशिप्स. और अगर ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो अपनी कपल्स काउंसलिंग कराएं. कपल्स काउंसलिंग नहीं करा रहे, अपनी काउंसलिंग कराएं. अपने आप को जाने पहचानें कि मैं ये क्यों करती हूँ, मैं क्यों इतना ओवर थिंक करती हूँ, ये क्यों मेरे पैटर्न में है कि मैंने नेगेटिव ही सोचना है. अब जो अवॉइडेंट वाले होते हैं वो सप्रेस करते हैं, वो शट डाउन करते हैं कि मैंने अपने इमोशंस किसी को नहीं दिखाने, क्योंकि मैंने जब भी अपने इमोशंस दिखाए हैं प्रॉब्लम ही हुई है. उनके तो पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं थे. तो फिर वो ये निगलेक्ट के बाद ये सीखते हैं कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन माई इमोशंस, नोबडी वांट्स टू नो कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, और मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बन के रहना है. और वो हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. उनको लव और केयर मिल रही होगी ना, वो धक्के दे रहे होते हैं कि मत आओ मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट होने लगा, वो बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा. तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं. हाइपर इंडिपेंडेंस होगी, हर काम अपना खुद करना चाहेंगे. मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मुझे किसी की आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट नीड एनीवन. उनका ये होता है क्लासिक, आई डोंट नीड यू. उनके रिलेशनशिप में भी ये मैसेज बार बार आएगा, आई डोंट नीड यू, यू आर नॉट नीडेड. वो बार बार आपको ये फील कराते हैं और फिर अगला बंदा फील करता है कि इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है. तो अपने मैसेजेस पे, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें कि
और उनको चाहिए क्या होता है? कनेक्शन। दोनों को क्या चाहिए? कनेक्शन। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? कनेक्शन। लेकिन कम्युनिकेट क्या हो रहा है? कुछ और। My last question. Why is couple counseling important in today's age and time? और क्या couples counseling एक relationship को ब्रेक करने से रोक सकती है? स्ट्रेंथन तो मुझे लगता है बहुत दफ़ा कर देती है, बिल्कुल। बट क्या वाकई एक टूटती हुई रिलेशनशिप कपल काउंसलिंग से बच जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बच गई है। मेरी अपनी रेफरेंस पर एक मेरी दोस्त गई है माशाल्लाह, और उनका एक बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उसको बस ये कहा यार तू एक बार ट्राई कर ले, तेरा डिसीजन तो फाइनल है ना, तो तू इसी पे रही हो, बस जस्ट ट्राई इट। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो इट कुड हेल्प हर, इट सेव्ड हर मैरिज, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है अब वो। कपल्स काउंसलिंग में ये जो होता है, जब भी मैं तकरीर कर रही थी अटैचमेंट स्टाइल पर, वो आपको वो समझाएंगे, वो आपके शौहर का ट्रॉमा देखेंगी सारा, कि ये कहाँ से आया है, इसका क्या बैगेज है, ये क्यों सर्टेन वे में रिएक्ट करता है। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो जो बेचारे हमारे आम लोग हैं जिनका मेंटल हेल्थ से कोई वो ताल्लुक़ नहीं होता, उनको ये समझ नहीं आती कि अगर जैसे एंगर इश्यूज़, आधे मर्दों के एंगर इश्यूज़ है, आधे मर्दों का अवॉइडेंट है कि मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने कमरे में लॉक हो जाना है, या मैंने घर छोड़ के चले जाना है। जब लड़ाई हो रही है घर में, दे जस्ट लीव द हाउस, दे वांट टू रन अवे। दो कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं। तो वो आपको कोपिंग मैकेनिज़्म समझ आते हैं कि वो भाग भी रहा है, तो वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसके अपने इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग हैं कि वो चाहता नहीं है वो कोई ऐसा कुछ बात कर दे या कुछ ऐसा एक्ट कर दे कि वो बाद में रिग्रेट करे। दे स्कैर्ड ऑफ देमसेल्व्स। और हमें क्या लग रहा होता है, इसको तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, ये तो बस भाग जाता है हर वक्त। और तो दे विल टीच यू टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स पैटर्न, एंड दे विल टीच योर पार्टनर टू अंडरस्टैंड योर पैटर्न। और फिर आपको अपने पैटर्न्स भी समझ आते हैं कि यार मैं कितनी ज़्यादती कितनी चीज़ों में कर रही हूँ, या मैं कितना गलत या कितना बुरा उसको समझती हूँ, इतना गलत और बुरा वो है नहीं। तो वो एक दूसरे का आपको एक्सप्लेन करते हैं एज अ थर्ड पर्सन, और उसमें सही गलत का फैसला नहीं होता। अगेन जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे आके फंस जाते हैं, राइट और रॉन्ग पे, और फिर वो अपनी शादियां ख़राब कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ कि कपल काउंसलिंग ज़रूरी नहीं है कि जब आपको लगे कि ओ अब हमारी रिलेशनशिप ब्रेक होने वाली है या हमें डाइवोर्स होने वाली है, बहुत पहले से भी तो लोग मैं इस बात को बहुत एडवोकेट करना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, अभी कोई डाइवोर्स से बात नहीं हुई, सेपरेशन या उससे बात नहीं है, लेकिन मुसलसल यू आर फीलिंग देयर समथिंग मिसिंग, कोई आप लोगों के झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको ये लगता है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड इन योर मैरिज। आई थिंक बिफोर इट रीचेस टू द पॉइंट कि जहाँ आप अलहदा होने का सोचने लगें, उससे पहले ही आप इतने उस पर कपल्स काउंसलिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इसमें पता है, मैंने एक कपल्स काउंसलर आई थी मेरे पास, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और मैंने एक नई चीज़ सीखी कि देयर इज़ प्री मैरिज काउंसलिंग ऑल्सो। ओके, कि वो मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगी कि जो और उन्होंने दो बातें करी थी कि जो फेथ आ जाता है ना, जहाँ पर आपका फेथ है, और एक और बात की थी वैल्यूज़, फंडामेंटल ज़रूर चेक करें कि हलाल हराम में अगर कोई सीरियस है या नहीं, कि अगर इफ़ यू आर ऑल्सो ओके विद इट तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत क्लियर हैं और अगला बंदा नहीं है, तो ये पूरी ज़िंदगी का मसला है। इसी तरह आपका फेथ जो है वो लोग कर लेते हैं शादी के बाद में हो जाएगा, लेकिन उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता। तो अपने फेथ और फंडामेंटल्स चेक करें। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इवन इफ़ यू स्टिल नॉट श्योर, जैसे आजकल लड़कियाँ बहुत वो होती हैं ना कि अभी तो ऐसे कर रहा है, पता नहीं बाद में करेगा या नहीं करेगा, तो प्री मैरिज काउंसलिंग कराएं। ओके, अगर आप बहुत आपका मसला है तो। और दूसरा यही जो आपने बात करी कि क्यों वेट करना है कि पानी सर से ऊपर चला जाए। बहुत सारे ऐसे भी शादियाँ होती हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे होते कि नहीं करवानी, तो आप अपनी करवाएं। उसमें भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी अबाउट योर सेल्फ, एंड यू विल गेट इट। मेरे तो लगता है कि जब से मैंने थेरेपी शुरू कराई है ना, मेरे ज़िंदगी की रिलेशनशिप्स के हर चीज़ के मसले हल हो गए हैं, क्योंकि मुझे अपना आप समझ आने लगे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बंदा भी साथ आएगा तो आपने इस जर्नी को शुरू करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तंग आ गई हूँ, एक ही लड़ाई बार बार होती है, तो आप अपने आप के कंट्रोल में ना, आपका अपना आप है। जो काम शुरू करना है आपने अपने आप से करना है, जो ठीक करना है आपने अपने अंदर करना है। सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी now, don't wait for your partner to be on the same page. Although I had said last question, but अब ये वाकई last question है. If I'm feeling down and I'm lost in my life and I'm feeling hopeless, या मुझे लग रहा है कि challenges बहुत ज़्यादा overwhelming लग रहे हैं, या मैं परेशान हूँ, student हूँ, नहीं डायरेक्शन, थेरेपिस्ट पे जाने, कहाँ से ढूंढूँ थेरेपिस्ट, किसके पास जाऊँ, थेरेपिस्ट के पास जाऊँ,
साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, किसके पास सबसे पहले मैं जाऊँ? यू कैन स्टार्ट विद साइकोथेरेपिस्ट. साइकोथेरेपिस्ट आपको टॉकिंग थेरेपी देते हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ वो भी आपसे बात करेंगे. कोई आपके लिए बिल्कुल ओवरवेलमिंग नहीं होगा, आपको स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा. आपने बस जानना है और आपकी ज़िंदगी में जो भी करंट मसला चल रहा है उस पर बात करनी है, उस पर कर लें. पास्ट ट्रॉमा पे बात करनी है, पास्ट ट्रॉमा पे बात. जस्ट गिव योर सेल्फ द टाइम कि मैं 5 सेशंस लूँगी और फिर मैं फ़ैसला करूँगी. अगर वहाँ से आपके थेरेपिस्ट को लगेगा कि नहीं कुछ डीप रूटेड मसला है, कोई PTSD है, कोई बड़ा इशू है, तो दे विल रेफर यू टू द साइकेट्रिस्ट. But how do we find one? Is there a platform जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं? There are so many platforms and there are so many. वो अगर आप अपने सिटी में ढूंढना चाहते हैं just type it. लेकिन ये है कि ज़रूर अपने थेरेपिस्ट को जिसके पास भी आप जा रहे हैं उनसे पूछें क्रेडेंशियल्स. आप अपनी you can ask your therapist जिसके पास भी जाएं. बहुत सारे लोग मैंने सुना है प्रैक्टिस कर रहे हैं विदाउट डिग्री, विदाउट एनीथिंग. Yeah, exactly. That's what I'm scared. हाँ, so you can go and you can ask them to send you their profile. अब तो प्रॉपर CVs वो लोग भेज देते हैं और बिल्कुल अगर आपका थेरेपिस्ट जेन्युइन होगा, ऑथेंटिक होगा, तो उसको आप उससे कोई भी सवाल पूछ लें वो फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि उसका सारा इमोशन प्रोसेस्ड हुआ हुआ होता है. अगर आपका थेरेपिस्ट, आपने कहीं भी, इवन लोग थेरेपी में होते हैं और कहते हैं कि मैं ये कैसे पूछूं अपने थेरेपिस्ट से, तो मैं कहती हूँ कि तुम पूछो. अगर वो फ्रेंड हो जाए इसका मतलब वो थेरेपिस्ट ही नहीं है. तो उसका तो काम ही नहीं है वो फ्रेंड होना. आपका काम है कि आपने पूरी तसल्ली करें. जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं ना बाहर प्लेट लगी हुई है, सर्टिफिकेट टंगा हुआ है, आप बिल्कुल पूरी तसल्ली करें, जेन्युइन ऑथेंटिक थेरेपिस्ट के पास जाएँ. वहाँ से वो आपको ज़रूर रेफ़र कर देंगे. अगर आपका डिप्रेशन उनको लगेगा कि ज़्यादा है, दवा की ज़रूरत है, तो वो कर देंगे. और कोई मसला नहीं होता डिप्रेशन. मैंने अपनी एक कज़न है, उनकी थेरेपी में भेजा था, फिर उनको मेडिकेशन पर डाला गया. 2 साल हो गए वो क्लिनिकल डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है. और मैं खुद डरती थी कि पता नहीं दवाइयाँ शुरू करेंगे तो ख़त्म क्या होगा, क्या करेंगे, लेकिन सब हो जाता है. जैसे हम बाकी इलाज कराते हैं, इसका भी उसी तरह हो जाता है. एंड देयर इज़ ऑलवेज होप एट द एंड ऑफ द टनल. इरम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट वाज आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी. मैंने तो इतने पॉइंट्स उठाए हैं. मैंने अच्छा मुझे ये करना है, मैं इस चीज़ को ऐसे हैंडल कर सकती हूँ. बट नेक्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग कराची, डू ड्रॉप अस अ मैसेज, मे बी विल सिट अगेन, नाउ यू विल हैव टू कम टू माय पॉडकास्ट. मुझे भी बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ एंड आई एम सो ग्लैड कि ये अलाइंड हो गया, हमने कर लिया. आई रियली होप एंड प्रे कि आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदेमंद बातें सीखें. मेरी भी नीयत यही है, दुआ यही है मेरी आज के इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, क्योंकि ये वाकई बहुत यूज़फुल कॉन्वर्सेशन थी. और मुझे लगता है कोई भी हो ना, कोई स्टूडेंट भी सुन सकता है, एक हाउसवाइफ भी सुन सकती है, कोई रिलेशनशिप में वो भी सुन सकता है, माँ भी सुन सकती है, सास भी सुन सकती है, एक मर्द भी सुन सकता है. हमने आज इतनी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात की एंड यू लुक्ड एट इट एवरी एंगल. एंड आई थिंक द वन थिंग दैट आई रियली फील वेरी पैशनेट अबाउट इज कपल्स काउंसलिंग, बिकॉज बुनियाद एक घर से बनती है ना, जो माँ बाप वो करते हैं. तो अगर वो कपल ही सही नहीं है तो आगे की चीज़ भी लगती है, जैसे हम बात कर रहे थे. और प्लीज़ बच्चे ना पैदा करें अगर शादी ठीक नहीं है, कपल्स काउंसलिंग करें. उसमें इन्वेस्ट करें. उसमें इन्वेस्ट करें और बच्चा इंशाल्लाह खैर से, जब आपकी शादी ठीक होगी ना तो फिर बच्चा पैदा करें. एक और कहते हैं ना कि 2 ज़िंदगियां ख़राब हो रही हैं तो तीसरी बीच में ला के ना करें. वो किसी मसले का हल नहीं है. तो काउंसलिंग कराएं, उसके बाद डिसीजन लें. इरम इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद. आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके उनसे यू कैन गेट इन टच. शी इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो. अगर आपको आज उनकी बातों से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है, फ़ायदा लगा, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हर. आई डोंट नो इफ शी गिव्स जूम क्लासेस और समथिंग. अगर आप इस्लामाबाद में नहीं है, आई टेक 1-on-1 सेशंस, आई गिव वर्कशॉप्स आल्सो. सो वो भी हो सकता है. एंड मकसद यही है कि इस ये जो हम स्टार्ट करें नई सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ इज़ जस्ट टू ऐड वैल्यू to everyone who's listening, especially women, जिनके बहुत से मुझे लगता है टॉपिक्स हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है. So this was the first episode. Do let us know your reviews, your feedback in comments below. And thank you so much. Thank you so much. We wish you all the best for your future. And wish you all the best for this initiative that you've done. I'm so glad. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.